नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके अपने साथ साथ पूरी दुनिया को एक बड़े खतरे में ढकेल दिया है और ये जंग अब अलग अलग देशों के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों तक फैल चुकी है। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ मजबूत हो गई है और अमेरिका ने ही दावा किया है कि ईरान वहां माइंस बिछाकर जहाजों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो दूसरी तरफ अब ईरान ने अमेरिका और इजराइल के बैंकों पर यानी उनके आर्थिक ढांचे पर प्रहार की चेतावनी दी है। इसके अलावा ईरान ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान में सत्ता बदलने की कोशिश करते हैं तो ईरान अपने आखिरी प्रभावी मिसाइलों से इजराइल के डिमोना परमाणु रिएक्टर को निशाना बना सकते हैं। डिमोना परमाणु रिएक्टर जो इजराइल में है, उस रिएक्टर पर निशाना साध सकता है ईरान का कहना है। ये परमाणु रिएक्टर, जी हां, एक ईरानी अधिकारी के मुताबिक पूरे मध्य पूर्व के ऊर्जा ढांचे को भी टारगेट किया जा सकता है। ईरान की इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इजराइल के डिमोना परमाणु रिएक्टर पर हमला हुआ तो उसका असर चेरनोबिल जैसी घातक, उसी टाइप से घातक हो सकता है। आपको बता दूं कि डिमोना में स्थित शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इजराइल का सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकाना माना जाता है। इस परमाणु रिएक्टर का निर्माण 1958 में हुआ। जी हां, 1958 में हुआ और उस समय फ्रांस ने गुप्त रूप से इजराइल की मदद की थी। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल दुनिया के उन 9 देशों में शामिल है जिनके पास परमाणु हथियार है। तो उन 9 देशों में जिसमें भारत भी है और पाकिस्तान भी है और इसमें इजराइल भी है। यानी अब तक अमेरिका और इजराइल जो धमकी ईरान को दे रहे थे कि हम तुम्हारे परमाणु ठिकाने को उड़ा देंगे, वही पलटवार अब इजराइल पर हुआ है। खास बात यह है कि ईरान के परमाणु हथियार की कोई पुष्टि नहीं है, जबकि इजराइल के पास परमाणु हथियार है, ये सब मान रहे हैं। इधर ईरान ने जिस तरीके से हॉर्मुज को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है, उसकी काट भी अमेरिका और इजराइल के पास नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही खबर आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे थाई झंडे यानी थाईलैंड के झंडे वाले कार्गो जहाज पर हमला हुआ है और जहाज के क्रू को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रॉयल थाई नेवी ने एक बयान में कहा है कि जहाज पर 23 थाई क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें 20 को बचा लिया गया है, यानी 20 बचा लिए गए हैं और 3 की तलाश जारी है। अभी ये पता नहीं लगा है कि यह हमला किसकी तरफ से हुआ है, लेकिन इसने बाकी देशों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। इसके लिए भी अमेरिका ही जिम्मेदार है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत यानी इस जंग की शुरुआत और खामनेई की हत्या, दोनों का दोष अमेरिका पर ही है। खामनेई के साथ साथ अमेरिका आम लोगों को भी निशाने पर ले रहा है। ईरानी मीडिया के अनुसार अमेरिका और इजराइल की संयुक्त हवाई कार्रवाई में तेहरान स्थित एक बैंक पर हमला हुआ, जिसमें बैंक के कई कर्मचारियों की मौत हो गई। इसके बाद ईरान की सेना ने पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजराइल से जुड़े आर्थिक एवं बैंकिंग केंद्रों पर हमले की कड़ी चेतावनी दी है। ईरान की प्रमुख सैन्य कमान खातम अल अंबिया के हेडक्वार्टर ने एक बयान जारी कर कहा है कि दुश्मन ने हमें अमेरिका और ज़ायोनी शासन से जुड़े आर्थिक केंद्रों और बैंकों पर हमला करने की खुली छूट दे दी है। बयान में कहा गया है कि दुश्मन की इस अवैध और असामान्य कार्रवाई के जवाब में पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिका और इजराइल के से जुड़े आर्थिक एवं बैंकिंग केंद्रों को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने चेतावनी देते हुए क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे बैंकों से 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की दूरी बनाकर रखें। तेहरान अमेरिका और इजराइल से जुड़े क्षेत्रीय आर्थिक एवं बैंकिंग केंद्रों पर हमला करेगा। यह बात ईरान की प्रमुख सैन्य कमान के द्वारा कही जा रही है। दुनिया भर में अमेरिका और इजराइल के बैंकों का कारोबार फैला है और इन पर हमले का मतलब है कि इन देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार, जिससे एक बार फिर जनता को ही तकलीफ होगी। इधर ये जंग जिस तरह हॉर्मुज पर टिक गई है,
वो चिंताजनक है। पूरी चिंता की बात यहाँ पे दिखाई देती है कि आखिर ये जंग होर्मुज पर टिका के आखिर किस दिशा में लेके आप जाना चाहते हैं। ये चिंताजनक है। पूरी दुनिया, आप जान रहे हैं कि पूरी दुनिया के तेल और गैस की सप्लाई का 5वां हिस्सा इस स्ट्रेट से यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इस रास्ते पर बारूद बिछा दी है। जैसे ही कोई जहाज यहां से गुजरेगा उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। वहीं अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की माइंस बिछाने वाली 16 जहाजों को उड़ा दिया है। लेकिन ये दावे और प्रतिदावे अब दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए खतरा बन गई है। भारत के लिए यह खतरा और भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत का 50% तेल और 55% गैस का आयात इस रास्ते से होकर गुजरता है। अभी के हालात ही बता रहे हैं कि देश यानी भारत बड़े ईंधन संकट का शिकार हो चुका है। हालांकि नरेंद्र मोदी तो दावा कर रहे हैं कि कोई संकट नहीं है, यह सब कांग्रेस की अफवाह है। लेकिन सड़कों पर खाली सिलेंडरों के साथ लाइन में लगे लोग भी क्या अफवाह का हिस्सा हैं? अयोध्या मंदिर की रसोई और काशी विश्वनाथ मंदिर की रसोई से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के कैंटीन तक सब जगह एलपीजी की किल्लत का असर दिख रहा है। और ऐसे में हम इस बात पर खुश हो लें कि अमेरिका ने भारत को 30 दिनों की छूट दे दी है रूस से तेल खरीदने के लिए। आज ही व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस बारे में बयान दिया है। उधर भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि दुनिया भर में तेल की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में भारत एक अहम साझेदार है। उन्होंने भारत की ओर से रूसी तेल खरीद को लेकर भी बयान दिया है। सर्जियो गोर ने एक्स पर लिखा है कि भारत दुनिया भर में तेल की कीमतों को स्थिर बनाए रखने में एक अहम साझेदार है। अमेरिका यह मानता है कि रूस से तेल की चल रही खरीदारी भी इसी प्रयास का हिस्सा है। सर्जियो गोर ने कहा है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं और रिफाइनर्स में से एक है। अमेरिकियों और भारतीयों के लिए बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका और भारत का साथ मिलकर काम करना जरूरी है, यह सर्जियो गोर का कहना है। तो अमेरिका को जब जैसी जरूरत हो वो फैसले ले रहा है और मोदी सरकार उन फैसलों को चुपचाप माने, यही माहौल बन चुका है। अब यह लड़ाई जब तक जारी रहेगी, क्या अमेरिका की ढील तब तक बनी रहेगी भारत के लिए, यह भी देखना होगा। वैसे इस लड़ाई में रूस एक बड़ा प्लेयर अब बन चुका है जो मैदान में उतरे बिना पॉइंट्स ले रहा है। खबर यह है कि पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से फोन पर बात की है। रूस ने यहां कहा है कि मौजूदा संकट का समाधान सैन्य टकराव नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक बातचीत से ही संभव है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष को जल्द कम किया जाना चाहिए। रूस का रुख शुरू से यही रहा है कि विवादों को राजनीतिक और कूटनीतिक रास्ते से सुलझाया जाए। शुरुआत से ही हमने यानी पुतिन ने तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की थी। लेकिन फिलहाल हालात ऐसे हैं कि किसी भी समाधान के लिए कई देशों के बीच सहमति बनना जरूरी है। हम कूटनीतिक बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सभी पक्षों को साथ आना होगा। तो अब क्या रूस की मध्यस्थता से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है वो रुक जाएगी? क्या ईरान जो है रूस की बात मानेगा? क्योंकि उसने अभी तो समर्पण करने या बात करने से इनकार कर दिया है, लेकिन अमेरिका जरूर लड़ाई खत्म करवाने के पक्ष में है। तो क्या इस जंग से अब एक नदी वैश्विक व्यवस्था बनेगी? जी हाँ, नदी की बात यहाँ एक्चुअली वो जो उसकी बात हो रही है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है। वो जो है वो एक अलग धारा में, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात लगातार कर रहे हैं, यहाँ से जो धारा बह रही है वो धारा जो है वो विश्व की अर्थव्यवस्था को चेंज करने में यहाँ पर बाधक बनेगी या यहाँ से विश्व को दुरुस्त करने में मजबूती से काम करेगी, ये भी देखना होगा। बहुत कुछ है यहाँ पे आज जानना। पूरी दुनिया में कैसे मचा हुआ है हाहाकार और कैसे इजराइल पर ईरान का बड़ा पलटवार हो रहा है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं।
हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, और उधर जरा नाम चेंज कर लीजिए, हमारे साथी ईरान से जुड़े हुए हैं अब्दी साहब हमारे साथ, शायद आबिद रजा नौशाद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नौशाद साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले नौशाद साहब आपके पास ही आना चाहता हूं। आबिद रजा नौशाद साहब, चल क्या रहा है? आज 12वां दिन हो गया ईरान और अमेरिका इजराइल इस जंग के, और 12 दिनों में कहां दिखाई देता है ईरान और कहां इजराइल दिखाई देता है, जरा बताइए नौशाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आदाब अर्ज करता हूं तमाम जो यहाँ पर पैनलिस्ट मौजूद हैं। और देखिए, जंग का माहौल आप लोग देख रहे हैं, मुसलसल आपकी निगाहों के सामने है, सारी खबरें आपके सामने हैं। ईरान के अंदर पूरी तरीके से जोशो खरोश भरा हुआ है, पब्लिक के अंदर भी, और पब्लिक इंतकाम के मूड में है और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। आपको याद होगा कि अभी कुछ अरसे पहले कुछ लोग थे जिन्होंने दंगे और फसाद किए थे, जबकि मैंने खुद देखा था यहाँ की सड़कों पर कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ 50, 60, 100 दंगाई एक जगह जमा हो जाते थे। पुलिस इधर से उनको भगाती थी, वो किसी और तरफ चले जाते थे, वहां से भगाती थी, किसी और तरफ आ जाते थे और आगजनी करते थे, तोड़फोड़ करते थे। अच्छा, उस वक्त तक पुलिस को ये ऑर्डर नहीं था कि आप किसी के ऊपर फायरिंग करें, किसी को मारें। पुलिस को ये ऑर्डर नहीं था गवर्नमेंट की जानिब से कि ये सब हमारे अपने ही लोग हैं, कुछ लोग भटक गए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये लोग वापस अभी आप कोई ऐसा इंतहाई कदम ना उठाएं जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस को, मैनेजमेंट को, बहुत सारे लोगों को और आम पब्लिक को मारा गया, कुर्बानियां देनी पड़ी। लेकिन फिर भी दंगाइयों के साथ उस तरह से पेश नहीं आया गया जिस तरह से पेश आना चाहिए था, क्योंकि इनकी सियासत ये थी कि पब्लिक को कंट्रोल किया जाए और समझाया जाए जी। इतने दंगे होने के बावजूद अभी जो माहौल है, यानी उसी के कुछ ही दिन बाद अटैक करता है इसराइल, शायद उन्हीं दंगों पर तकिया करते हुए, उस पर भरोसा करते हुए कि ऐसा लगता है कि ईरान के अंदर जो है माहौल खराब हो चुका है और पब्लिक जो है हुकूमत के, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो चुकी है, सिस्टम के अगेंस्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है पब्लिक आकर और बाहर से अगर हमला होता है तो हुकूमत को तब्दील किया जा सकता है। उनका मानना यह था, उनका समझना यह था, जिसको उन्होंने मेयार बनाकर हमला किया, अटैक किया यहाँ के ऊपर, और ये सोच रहे थे कि 3-4 दिन हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। सबसे बड़ी लीडरशिप को खत्म करने के बाद, जो कमांडर्स थे बहुत बड़े पहली सफ के, उनको खत्म करने के बाद उनका ये अंदेशा था और समझ रहे थे, जो कि ख्याल खाम साबित हुआ, कि यहां से पूरी तरह से हुकूमत तब्दील कर दी जाएगी और दूसरी कोई गवर्नमेंट, दूसरा कोई सिस्टम यहाँ पर ला दिया जाएगा। लेकिन वही पब्लिक जो 12 दिन की कुछ दिनों पहले जो दंगे हुए थे, उस दंगे में जो पब्लिक घरों में थी और उस तरह से निकल नहीं रही थी, वो पूरी तरह से आयतुल्लाह खामनेई के कत्ल के बाद जो है वो पूरी पब्लिक मैदान में आ गई और एक अजीब तरीके की यूनिटी, यानी मैं कई सालों से यहाँ पर हूं, कई नशेब व फराज मैंने यहाँ पर देखे हैं कि किस तरह से उतार चढ़ाव हुआ है यहाँ के निजाम में, यहाँ के सिस्टम में, यहाँ पर किस तरह से मुख्तलिफ बार दंगे हुए हैं, बड़े पैमाने पर फसाद हुए हैं, हुकूमत तब्दील करने की कोशिश। लेकिन इस पूरे अरसे में बार बार ये पब्लिक बाहर निकली है, निजाम के सपोर्ट में, सिस्टम के सपोर्ट में, गवर्नमेंट के सपोर्ट में। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूं यूनिटी पब्लिक के दरमियान, वो अजीब किस्म की है, यानी ऐसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। और वो जोश, वो वलवला, वो एक इंतकाम सबकी आंखों में भी है और सबकी आंखों में गुस्सा भी है कि जुल्म के खिलाफ हमें खड़े रहना है। और ये बात जो जुल्म के खिलाफ खड़े होने की है, ये जितने भी दुनिया के आजाद इंसान हैं, जो किसी भी जालिम के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, उनके अंदर ये पाई जाती है। और ये जो ईरानी कौम है, जो मुस्लिम्स हैं यहाँ के, और बल्कि तमाम ही ईरानी कौम जो ईरान से मोहब्बत करते हैं, जो भी यहाँ के बाशिंदे, मुस्लिम या गैर मुस्लिम, उन सब के अंदर एक जज्बा पाया जा रहा है। और खासकर शियों के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान इसलिए और ज्यादा पाया जाता है क्योंकि उनके निगाहों में करबला मौजूद है। और करबला एक ऐसी जगह है जहां पर जुल्म के खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा कयाम हुआ, शहादतें दी गई,
मगर जुल्म को बाकायदा एक्सपोज कर दिया गया। ये कौम उस करबला की मानने वाली है। दूसरी तरफ यानी माजी में अगर देखें, पास्ट में देखें तो एक आइडियोलॉजी के बतौर इनके पास, और इसी तरह अगर फ्यूचर में देखें तो इनके पास महदवियत नाम की एक बहुत बड़ी चीज मौजूद है। महदवियत का अकीदा मौजूद है कि आखिर में, दुनिया के आखिर में एक प्रॉमिस सेवियर आएगा जो दुनिया को जुल्म से, ऑपरेशन से, नाइंसाफियों से, बेअदालती से पूरी तरह से निजात दे देगा और हर जगह अदल और इंसाफ का परचम लहराएगा। तो ये ऐसे इमाम मेहदी का वेट कर रहे हैं, उस प्रॉमिस सेवियर का जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है हमारी नजर में, उनका वेट कर रहे हैं। और ये प्रॉमिस सेवियर का जो अकीदा है, जो बिलीफ है, वो सिर्फ मुसलमानों के यहाँ नहीं है, वो हिंदुइज्म में भी है, क्रिश्चियन के यहाँ भी पाया जाता है और दूसरे जितने भी अदियान है उनके यहाँ पाया जाता है, जिन्हें हम इमाम मेहदी के नाम से जानते हैं इस्लाम के अंदर। तो एक तरफ पास्ट में करने महदवियत है, ये दोनों को लेके हुकूमत के साथ ये पूरी की पूरी कौम, ईरानी कौम खड़ी हुई है, मुखालिफ तरीके की यूनिटी पाई जाती है। दूसरी तरफ खुद हुकूमत का जो ये कहना है, हुकूमत किसी तरह से भी अभी सीज फायर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, बल्कि उनके जहन में सिर्फ ये है कि हम उस हद तक जाएंगे कि दोबारा अमेरिका की, इजराइल की ऐसी हिम्मत ना होने पाए कि जब चाहते हैं वो जंग स्टार्ट कर देते हैं और जब चाहते हैं वो सीज फायर की गुहार लगाने लगते हैं। ऐसा नहीं होने देंगे इस बार हम जब तक कि अमेरिका और इजराइल को पूरी तरह से शर्मिंदा न कर दें अपने इस काम पर, जो घिनौना काम उन्होंने किया है और मुसलसल करते आ रहे हैं। उनकी पूरी तारीख ऐसे घिनौने काम से भरी हुई है, जिन्होंने हमेशा बेगुनाह इंसानों को मारा है, सिविलियंस को मारा है। आज भी ईरान के अंदर आयतुल्लाह खामनेई को शहीद करने के बाद और दीगर उनके कमांडर्स को मारने के बाद ये मुसलसल जो अटैक्स हो रहे हैं, वो ज्यादातर अटैक्स सिविलियंस पर कर रहे हैं। अब आज की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, यहाँ के 19,000 से ज्यादा सिविलियंस के घर हैं जो पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। यानी सिविलियंस की बिल्डिंग पर मारना और शहीद करना, छोटे छोटे बच्चे, औरतें यहां पर मारी जा रही हैं। मैं आज देख रहा था 2 महीने की एक बच्ची का ताबूत रखा हुआ था। आज यहां मैं कुम में हूं, यहां हरम है, हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का यहां पर रोजा है, होली श्राइन है। वहां पर कल ऐलान हुआ था कि यहां पर एक 3 साल के बच्चे की जो है वो तशय्यद जनाजा होगी, उसका ताबूत आएगा, उसको उठाया जाएगा। यानी छोटे छोटे बच्चों को, मजलूमों को कहीं पर भी जाके धमाका कर दे रहे हैं, कहीं पर भी जाके मार दे रहे हैं। यानी ज्यादातर इनके अटैक्स किस पर हुए हैं? सिविलियंस पर हुए हैं, जिसमें इन्होंने दी। तो मेरे कहने का खुलासा ये, मकसद ये है कि यहां पर अवाम और निजाम, अवाम, लोग और सिस्टम, हुकूमत, गवर्नमेंट, दोनों इस वक्त पूरी तरह यूमियान कि अमेरिका और इसराइल को यहां तक सबक सिखाना है कि दोबारा इनकी ऐसी हिम्मत ना होने पाए, और बल्कि इनका जो अहम जो मकसद है, एम है, वो ये है कि इस इलाके से, इस पूरे खित्ते से, इस पूरे जोग्राफिया से इधर का जो है, यहां से अमेरिका को खत्म कर देना है। चूंकि यहां पर तमाम फसादात की जड़ जो है, तमाम बुराइयों की जड़ अमेरिका का इंपीरियलिज्म है, अमेरिका की जिनायतें हैं, अमेरिका के जुल्म है, और उसके साथ साथ यानी इजराइल भी अगर कुछ कर रहा है तो वो खुद इतनी औकात नहीं रखता है कि वो यहां पर कुछ कर सके, मगर ये कि उसको अमेरिका का सपोर्ट है, असलहे अमेरिका से आ रहे हैं, प्लानिंग अमेरिका से आ रही है, इजाजत अमेरिका से मिल रही है। बार बार नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के पास जाता है, गुहार लगाता है और कुछ ना कुछ वहां से लेके आता है, फिर यहां पर रखता है उसको, यहां पर उसका इंप्लीमेंट करता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा खित्ता, हमारा ये पूरा इलाका जो है वो मुश्किलों में दो चार हो गया है। कितनी महंगाई बढ़ने वाली है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, तमाम मुल्कों पे इसका असर पड़ रहा है। उसकी सबकी जड़ जो है ना, जिसको हमारी जबान में कहते हैं शैतान अकबर, सबसे बड़ा शैतान अमेरिका और उसका पिट्ठू इसराइल है, जिसने, वरना ये खित्ता बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, एशिया हमारा बहुत अच्छा है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, और ये सारे ममालिक यहाँ जितने लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, सब पीस चाहते हैं, पीसफुल हैं। ये बाहर से लोग, यानी सबसे बड़ा एक सवाल ये है जो हर इंसान के जहन में आना चाहिए, वो सवाल ये है कि अमेरिका इतनी दूर, इतने हजार किलोमीटर से, न जाने कितने हजार किलोमीटर अमेरिका है, वहां से चल के
उसको इस खित्ते में आके रहने की और जीने की और यहां पर तूफान मचाने की, बेगुनाहों को मारने की इजाजत किसने दी है? यहां पर बेसिस बनाने की उसको जरूरत क्यों पड़ी है? क्या ईरान गया था अमेरिका पे, या अमेरिका आया ईरान पर अटैक करने? क्या वेनेजुएला गया था अमेरिका पर अटैक करने, या अमेरिका आया वेनेजुएला पर अटैक करने? क्या अफगानिस्तान, इराक और इस खित्ते के बहुत सारे दूसरे मुल्क गए थे वहां अटैक करने, या वो यहां अटैक करने आए थे? और वो नारे लगाते हैं कि हम जाके वहां पे फ्रीडम लाना चाहते हैं। यहां पर फ्रीडम पहले से मौजूद है और आपके यहां से अच्छा फ्रीडम यहां मौजूद है। आप इंपीरियलिस्ट हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइट करना जानते हैं, आप सिर्फ कत्लेआम करना जानते हैं। मगर यहां पर सब लोग एक इज्जतमंदाना जिंदगी गुजारना चाहते हैं, एक दोस्ती के माहौल में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जितने ममालिक हैं सब पीसफुली जीना चाहते हैं, मगर इन लोगों ने आग लगाई। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि अमेरिका यहां क्या कर रहा है, क्यों तबाही मचा रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका क्या करना चाहता है। लेकिन जरा ये बताइए कि इजराइल के साथ क्या कुछ चल रहा है? इजराइल के ऊपर ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ये खबर आ रही है। लेकिन चूंकि आप ईरान में हैं और इजराइल से कुछ नहीं आ रहा है, इजराइल से एक वीडियो नहीं, एक फुटेज नहीं, कुछ नहीं। हमारे जो साथी वहाँ पे हैं नौशाद साहब, वो वहाँ से फ़ोन तक नहीं कर पा रहे हैं, ये हालात हो गए वहाँ पे। तो वैसे में आप बेहतर बताएंगे कि ईरान इजराइल के ऊपर, ईरान मिडिल ईस्ट के ऊपर, ईरान होर्मुज में जो कि कहा जा रहा है, और जो अमेरिका ने, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता भी रहा था, अमेरिका ने कहा है कि पानी के नीचे माइंस बिछा रहा है ईरान। कितनी सच्चाई है? मिडिल ईस्ट के साथ क्या कर रहा है ईरान, ईरान इजराइल के साथ क्या कर रहा है, ईरान होर्मुज स्ट्रेट में क्या कर रहा है? ये तीन बातें। जी, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि देखिए, ये अभी आज मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें यह था कि ये 38th वेव है इनके हमले की जो ईरान ने इजराइल के ऊपर किया है। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये वाजे होनी चाहिए कि ईरान अटैक नहीं कर रहा है, ईरान अपना रहा है। इसलिए कि शुरू किसने किया है? शुरू अमेरिका और इजराइल ने किया है, और बार बार शुरू उन्होंने ही किया है। और सिर्फ ये कि हम तुम्हें वैसे जीने देंगे जैसे हम चाहेंगे। अगर तुम हमारे सामने खड़े होगे तो हम तुम्हें नीस्तो नाबूद कर देंगे। ये एक खूंखार, वहशी, भेड़िया और जालिम की अलामत होती है कि सामने वाले को यह कहे कि जैसे हम कह रहे हैं वैसे तुम्हें जीना है, वरना तुम्हें जीने का हक नहीं है, वरना हम तुम्हें नाबूद कर देंगे, हम तुम पर बम गिराएंगे, हम तुम्हारे लोगों को मारेंगे। तो इसके जवाब में जो है ईरान बहरहाल अपने डिफेंड करने का ये इंसान का हक है कि अगर कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आपका एक फितरी हक है, आपका नेचुरल हक है, आपका दीनी भी हक है, इंसानी भी हक है कि आप उसके सामने डट के खड़े हो जाएं और अपना बचाव करें। ईरान अपना बचाव कर रहा है, ईरान अपने आप को डिफेंड कर रहा है। ये 38वीं वेव उसने उधर मारी है, उधर से भी हमले हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि वो क्या कर रहे हैं, वो बास साइट्स को भी मार रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो उनके हमले हैं वो सिविलियंस के ऊपर हो रहे हैं और सिविलियंस मारे जा रहे हैं। इधर से जो अटैक हो रहा है वो प्रिसाइजली मिसाइल का अटैक करने की कोशिश है कि जो उनके अड्डे हैं, जो उनके सैन्य अड्डे हैं या इस तरह की दूसरी जगह हैं जो ऑफिशियल हैं, वहां पर अटैक किया जाए और उनको नुकसान पहुंचाया जाए। यहां से ये सिलसिला जारी है। रही बात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, तो वहां पर जो माइंस बिछाने वाली बात है, ये नैरेटिव उधर से सेट किया गया। अभी इधर से ईरानी पक्ष ने, ईरानी जो साइड है उसने कोई ऐसी बात नहीं है की है कि हमने वहां पर माइंस बिछा रखी है या माइंस बिछाने वाले हैं, और इनको शायद माइंस बिछाने की जरूरत भी नहीं है। इनका ये कह देना कि आप जो भी हमारे दुश्मन की शिप्स हैं वो यहां से नहीं गुजर सकती हैं, बस इतना कहना ही काफी है। अगरचे वो ट्रंप का कहना है, अमेरिका का कहना है कि हम अपनी नाव वहां भेजेंगे जो एस्कॉर्ट करेंगी शिप्स को, लेकिन अभी तक सिर्फ उनका दावा है, सिर्फ वो कह रहे हैं अभी तक कोई ऐसी नाव वहां पर नहीं आई है जो शिप्स को एस्कॉर्ट करे और उसको हिफाजत के साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पार लगा सके। सिर्फ और सिर्फ उनका ये दावा और उनका नबी ये हुआ नहीं। और इधर से यहाँ की फौज का कहना है, यहाँ की हुकूमत का कहना है कि अगर आप में हिम्मत है तो आप एस्कॉर्ट करके दिखाएं, आप भेजें। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिलहाल हमारी नजर में है और हम इसको देख रहे हैं, जिसे हम चाहेंगे गुजरेगा, जिसे चाहेंगे नहीं गुजरेगा। ये इन्होंने यहां पर लिया हुआ है और ये इनका एक है जो इनके पास है, ईरान के पास। ईरान मजबूती से पकड़े हुए, उसको छोड़ने को तैयार
नहीं है। तो माइंस वाली बात जो है वो अभी तक इधर से कोई ऐसी बात नहीं आई है जो जिसकी तस्दीक की जाए कि ईरान ने कोई ऐसी बात की है। लेकिन मैं दूसरी बात कहूंगा कि माइंस बिछाने की इनको जरूरत नहीं है। अगर इनको रोकना हुआ तो इनकी पहली बात तो बात ही काफी साबित हो गई है। दूसरे के कुछ शिप्स पर अटैक्स की भी खबर आई है कि इन्होंने थोड़ा मोड़ा अटैक करके जो है उसको रोकने की कोशिश की है, और बाकी शिप्स वहां पर सारी की सारी मौजूद हैं। किसी में हिम्मत नहीं हो रही होर्मुज को क्रॉस कर सके। जी जी, आपके अब बने रहिए, दोबारा आता हूं आपके पास। थोड़ा एक छोटा सा कमेंट प्रेम कुमार जी आपसे लेना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, आप इस जंग को अब 12वें दिन कहां देखते हैं? प्रेम कुमार जी। शुक्रिया राजीव जी। देखिए, जिस मुकाम पर यह जंग पहुंचा है और डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से बात कर रहे हैं, और इसके अलावा तुर्की का भी एक आया है कि जंग बंद होनी चाहिए। तो जंग के खिलाफ पूरी दुनिया में जो आवाज उठ रही है वो आवाज अब डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा परेशान करने लगी है। ये जंग जीतने का जो मतलब होता है वो जीतना कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। अगर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के नजरिए से देखें कि यह वो जंग जीतना चाहते हैं तो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि ईरान पर उनके मनपसंद सरकार हो, जो कोई आसार नहीं है। भाई, खामनेई की हत्या तो उनका मकसद तात्कालिक हो सकता है, लेकिन दूसरे खामनेई उनकी जगह आ गए उनकी मर्जी के बगैर। तो जंग में जीत उनको नजर नहीं आ रही। तेल कुओं पर या पूरे बाजार पर उनका दबदबा बढ़ जाए, ऐसी भी बात नजर नहीं आ रही। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जो एक झूठी तस्वीर बनाई गई कि एक सुरक्षा दी जा रही है और ये हम निकाल रहे हैं, और उसका असर ये हुआ कि बाजार में थोड़ा स्थिति संभल गई, लेकिन वो झूठ तुरंत पर्दाफाश हुआ, वो फर्जी था और फर्जी दावे किए गए। तो ये जो फर्जी दावे किए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि स्ट्रेस डोनाल्ड ट्रंप का बढ़ता जा रहा है। तो ये जंग रुकेगा ऐसा हमें दिखता नहीं है। इसका अंजाम, इसकी अंतिम परिणति डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से होगी ऐसा हमें लगता नहीं। लेकिन इजराइल का इस जंग में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हो रहा है, जिसके बारे में हमें खबर नहीं मिल रही है। और वहाँ क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो ईरान की तरफ से खबरें बताई जा रही हैं वो तो बेंजामिन नेतन्याहू के भी सकुशल नहीं होने की बात कही जा रही है। कई बैठकें जो तय थी नेतन्याहू की वो नहीं हुई। तो वो क्या घायल हैं कि बीमार हैं कि क्या है स्थिति, ये भी एक सवाल है। लेकिन अगर बेंजामिन नेतन्याहू की सेहत को कुछ होता है युद्ध की वजह से, तो ये फिर एक बहुत बड़ा वाइटल पॉइंट होगा। इस जंग को हम उस रूप में ही देख रहे हैं कि ईरान की आक्रामकता में, रक्षात्मक आक्रामकता में कोई कमी नहीं आई है। वो उसका मॉरल डाउन नहीं हुआ है। उसकी क्षमता जरूर युद्ध के कारण घटी होगी, हो सकता है। नेवी पर दावा है कि हमने डोनाल्ड ट्रंप का कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, कि एयर को लेकर के नुकसान पहुंचाया। लेकिन एयर और नेवी को आप डिस्टर्ब भी कर दें, 60% क्षमता भी खत्म कर दें, तब भी जब तक आप जमीन पर नहीं उतरेंगे, ईरान को अपनी मुट्ठी में करना उनके वश की बात नहीं है। और ईरान को मुट्ठी में नहीं करते हैं तो जंग क्या जीत गए। तो इसलिए ये जंग अमेरिका और इजराइल जीतने नहीं जा रहा है। ये तो अभी ही लिख लिया जा सकता है कि ये जंग अमेरिका जीतने नहीं जा रहा है, इजराइल जीतने नहीं जा रहा है। तो ये इस हालात में जो पूरी दुनिया पर जो प्रेशर बन रहा है, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, इसका उत्तर भी अमेरिका और इजराइल को परेशान कर रहा है। क्योंकि दुनिया अब एक तरफा बोल रही कि जो हालात बन रहे हैं हमारे भी देश में, भाई एलपीजी का संकट है और एस्मा लागू है, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, और घरेलू गैस की कीमतें बढ़ी और दूसरी चीजों की पेट्रोल डीजल भी बढ़ेगा, पाकिस्तान में और दूसरे देशों में भी दिख रहा है। तो ये जो हो रहा है
इसका दोष किसका है? क्या खामनेई साहब जो शहीद हो गए उनका दोष दिया जाएगा, या दोष तो अमेरिका और इजराइल का ही माना जाएगा? तो एक फर्जी सर्वे भी अमेरिका में आया कि 52% लोग जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं कि युद्ध जो है सही है। तो 52% अगर साथ में भी हैं, मान भी लिया जाए उस सर्वे को, तो अमेरिका की 48% जनता युद्ध के खिलाफ है। ये युद्ध जैसे राष्ट्रवादी फैक्टर जिसमें पूरा देश साथ होता है, उसमें अगर 48% जनता अमेरिका की वहां पर खिलाफ में खड़ी है, जिसमें उनकी पार्टी का भी 30% से ज्यादा लोग है, तो ये वहां डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी हार है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस युद्ध का जो साइड इफेक्ट है या आफ्टर इफेक्ट तो बाद में आएगा, इन बिटवीन इफेक्ट जो है वो सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक भविष्य को, उनके राजनीतिक भविष्य को नुकसान करने वाला है। ये साफ तौर पर हमें दिखता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखता है। जरा एक बार फिर नौशाद साहब को ले आइए स्क्रीन पे, और एक दो और सवाल जरा स्क्रीन पे ले आई। नौशाद साहब, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि यहाँ पर जो बात यहाँ प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, अमेरिका की बात अगर की जाए तो अमेरिका की तरफ से बहुत सारी बातें, बहुत सारे घटनाक्रम को बहुत तेज़ी से हम परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो रोज़ सुबह जैसे ही जगते हैं एक मैसेज दे देते हैं अपना ट्रूथ सोशल पे, और उस मैसेज में रोज़ कुछ ना कुछ रोज़ कहते हैं कि आज रात को कत्ल की रात बना देंगे हम ईरान के लिए, आज सबसे बड़ा सबसे ज़ोरदार हमला करेंगे हम। और जब रात को शाम को, आप तो चूंकि वहाँ हैं और आप अच्छी तरह से देख रहे हैं ये विजुअल्स, आप लोगों के ज़रिए ही हम तक आए हुए हैं, इन विजुअल्स को देखकर हम साफ समझते हैं कि रात के वक्त इफ्तार के बाद, चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है, इफ्तार के बाद लोग सड़कों पे रहते हैं, और अगर बगल में कहीं मिसाइलें या बम बरसाए जाते हैं तो वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। ये सारे विजुअल्स आए हुए हैं, हमने अपने दर्शकों तक वो तमाम चीज़ें पहुंचाई हुई हैं। लेकिन अमेरिका के रोल में और इन सब बातों को जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसको ईरान के लोग कैसे देख रहे हैं? क्या अमेरिका को लेके, इजराइल को लेके आपकी चर्चा, ईरान के जो आम आवाम वहां है उससे आपकी चर्चा होती होगी, बात होती होगी, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, जरा ये बताइए, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे आप हैं। जी, सबसे पहले तो अदा करूंगा प्रेम कुमार साहब का कि उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की, और बहुत ही इससे समझ में आता है कि हमारे प्रेम कुमार साहब काफी इस सिलसिले में इंसाफ पसंद हैं, और सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए फिर कोई नतीजा लेते हैं और फैसला करते हैं। पिछली तरफ मैं एक बार पलटूंगा, उसके बाद आपके आगे के सवाल का जवाब। वो ये कि ये जो आपने एक बात कही थी उसमें मुझसे जवाब उसका रह गया था पिछली बार, वो ये कि ईरान इधर से अटैक कर रहा है मगर उधर से कोई तरह की खबर इजराइल से नहीं आ रही है। तो जाहिर है कि ये बहुत ही बड़ी तरीके की जो है या बुरी तरीके की सेंसरशिप है वहां पर, कि उधर के जो हम पर अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उसको न दिखाया जाए। भाई इधर के मिसाइल जा रही हैं और वहां पर जाके पड़ रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो वहां कर रही होंगी ना, तो आप उसके विजुअल्स क्यों नहीं दिखा रहे हैं? जबकि 2-2 टन का लास्ट जो कल रात हमला किया है वो 2 टन के उसमें जो है बारूद भरे हुए थे, वो मिसाइल उन्होंने भेजी। 4 खुर्रमशहर 4 मिसाइल बहुत ही खतरनाक मिसाइल हो जाके पड़ा भी, और इनका कहना भी है, ईरानी साइड का दावा है कि हमने सबसे संगीन और सबसे भारी हमला कल रात किया है। तो जब भारी हमला हुआ है तो उधर भारी असर भी होगा, तो क्यों आप दिखा नहीं रहे? अगर वहां कुछ नहीं हुआ है तो कम से कम वही दिखाइए आप कि भाई कुछ नहीं हुआ है। छुपाना इस बात की दलील है कि आप बहुत कुछ छुपा रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं, और अपनी जो अपना ब्लंडर है उसको शो नहीं करना चाह रहे हैं, आपकी जो शिकस्त हो रही है उसको दुनिया से छुपाना चाह रहे हैं। लेकिन दुनिया के सामने इंशाल्लाह सारी हकीकतें खुल के आएंगी। जी, नेतन्याहू के सकुशल न होने की या उनके सिलसिले में भी खबरें इस तरह की आ रही हैं, गर्दिश कर रही हैं, और बहुत से उनके दीगर ऑफिशियल्स की और दीगर ओहदेदारों की इस तरह की खबरें आ रही हैं, जिससे समझ में नहीं आ रहा है कि वहां से कोई तस्दीक नहीं हो रही है, हाँ या ना नहीं कहा जा रहा है, जो इन बातों को और इन सवालों को और भी गहरा बना देते हैं। और दूसरे कि जो 16 नेवी शिप्स को नाबूद करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही कि हमने उधर तो शिप्स पर हमला किया ईरान के और उसको पूरी तरह से नाबूद कर दिया, उसकी भी इधर से कोई ऐसी तस्दीक
नहीं हुई है, तो इधर से मुसलसल झूठ भी बोला जा रहा है और सेंसर भी किया जा रहा है। और अफसोस की बात ये, मेन स्ट्रीम मीडिया जो दुनिया का है वो भी उनके हाथों में है। लिहाजा आप इस मीडिया से, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बड़ी बड़ी मीडिया चैनल्स हैं, इंटरनेशनल हो या जो लोग जो मीडिया, छोटी मीडिया, उनसे खबर लेके कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उनसे हम तवक्को नहीं रख सकते हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो हमें सच दिखाएंगे। लिहाजा हमें खुद तलाश करना होगा, हमें खुद सच के पीछे जाना होगा। मैं सारे ऑडियंस से कहना चाहता हूं कि आपको अगर ईरान के बारे में न्यूज चाहिए, ईरान की खबरें सुननी है, तो ऐसे लोगों की तरफ जाइए, ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाइए, जैसे ये डीबी लाइव है या इस तरह के दूसरे इंसाफ पसंद प्लेटफॉर्म्स है, जिनको आप सुने, दोनों तरफ को इंसाफ के साथ ये बताएंगे आपको, या खुद भी जाके सर्च करें। दुश्मन मीडिया से, जो ईरान की दुश्मन मीडिया है, उससे आप एक्सपेक्ट ही क्यों करते हैं कि वो आके आपको ईरान के बारे में अच्छी अच्छी खबरें सुनाएगा? वो तो जाहिर है कि वो जितनी बुरी बातें हैं, जितनी तोहमत है, जितना भी बुरी बातें वो चिपकाएंगे ईरान के ऊपर और आपको पेश करेंगे, और आप समझेंगे चूंकि इतना बड़ा चैनल CNN, BBC, फलना ढेका, ये सारे चैनल हैं और वो पेश कर रहे हैं तो सच ही पेश कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है। इंसान, आज का जमाना जो है आंखों रखने का है, जहन को खुला रखने का है, और सच का साथ दीजिए। देखिए, इंसानियत जो है ना, सच के साथ में, अगर हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है, बल्कि हम तो देखने जानवरों में भी वफादारी पाई जाती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी सिफतें उनके अंदर पाई जाती हैं। हम जानवरों से तो बदतर नहीं है, हम इंसान हैं। इंसान को चाहिए वो सच का साथ दे और सच के साथ रहे। जी, अब आपके दूसरे सवाल की तरफ आऊं कि ईरानी अवाम का क्या कहना है। देखिए, जो आपने अभी वीडियो चलाई थी, वो कुंभ का, जहां तक मैं समझ रहा हूं, वो तौहीद स्क्वायर है, और बहुत बड़ा स्क्वायर है, जहां पर रोजाना इफ्तार करने के बाद पब्लिक का एक सैलाब बहुत बड़ा, और ये एक स्क्वायर नहीं है, कुंभ के अंदर बहुत सारे ऐसे स्क्वायर्स हैं, बहुत बड़ी सड़कें हैं, जहां जो भर जा, इफ्तार के बाद पूरे दिन इंसान रोजे रखता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, इफ्तार के बाद खुद ब खुद उसके बॉडी में एक सुस्ती सी आती है, चाहता है कि अब आराम करें। लेकिन उसके बावजूद ये पूरी कौम, इतनी जिंदा कौम नजर आ रही है इस वक्त के सड़कों पर है, इंपीरियलिज्म के खिलाफ, इस्तिकबार के खिलाफ, साम्राज्य के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी हुई है, डटी हुई है, और दुनिया से भी ये मुतालबा कर रही है कि आप भी जुल्म के खिलाफ खड़े हों, इसलिए कि आज मेरी बारी है तो कल तुम्हारी बारी है, आज यहां तो कल कहीं और। जो भी इनके सामने खड़ा होगा उसका अंजाम ये यही करने वाले हैं। ये चाहते हैं कि या तो आप हमारे गुलाम बन के रहें, या फिर हम आपको नाबूद कर देंगे। तो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है कि जब ये ऐसा पोटेंशियल वजूद में आया है, ऐसा मौका हाथ लगा है, तो इसको हाथ से जाने न दें, बल्कि जहां जहां पे भी हैं अपनी आवाज बुलंद करें जुल्म के खिलाफ, और मजलूम की हिमायत में और तरफदारी में। कोई और सवाल आपका था जो मेरे जहन से निकल गया हो तो आप बताइए, मैं उसका जवाब देता हूं। मैं वही कह रहा था कि अमेरिका, उधर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बात कह रहे हैं, जो सुबह सुबह जो बयान आ रहा है, इन बयानों से इधर ईरान में, चूंकि वहाँ की जनता से आपकी बातचीत होती है, तो ईरान के लोग क्या कहते हैं? अब 12 दिन हो गए, क्या वहाँ पर कोई इस टाइप से कोई बातचीत की? बहुत दिन हो गए, इस जंग को अब खत्म होना चाहिए। जो अभी तक जिस ढंग से रेजिस्टेंस दिखाई देता रहा है, क्या उसमें कोई कमी आई है? इस बारे में मैं पूछ रहा था। नहीं रंजीव जी, मैं इसके बरखिलाफ है। जो कुछ है वो ये है कि जितनी जंग आगे बढ़ रही है, उतना ही पब्लिक का जोश आगे बढ़ रहा है। मुझे अभी तक कहीं से कोई आवाज नहीं सुनाई दी है, न कहीं लिखी हुई, न किसी की बोली हुई, या ईरानी, मैं दुकानों पे जाता हूं, टैक्सी हूं, तो मुझे कहीं भी इस तरह की बात नहीं आई है कि यार जंग कब तक चलेगी, अब रोक देना चाहिए। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ऐसा सिस्टम बना रखा है कि पब्लिक के अंदर कोई इस तरह की बेचैनी पैदा नहीं होगी। जंग यहां हो रही है, डायरेक्ट अटैक यहां हो रहे हैं, लेकिन यहां पर सारी दुकानें खुली हुई हैं, सारे मॉल्स खुले हुए हैं, सुपर मार्केट्स खुली हुई हैं, सब जगह सामान बिल्कुल भरे हुए हैं, रैक्स बिल्कुल खाली नहीं है। और कोई इंसान, ये ताज्जुब की बात है, मैं खुद इस बात पर हैरत कर रहा था कि हमने अमेरिका जैसी ताकत है, इसराइल जैसी ताकत है, जिसका दुनिया लोहा मानती है, वो अटैक कर रही है। उसके बावजूद ईरानी पब्लिक इतनी समझदार है इस जंग के मौके पर
कि उसने जाके बेतहाशा खरीदारी नहीं की है कि स्टॉक कर लें सारा सामान, कल क्या होगा नहीं मालूम है। जैसे आम दिनों में, जंग से पहले के दिनों में लोग अपनी जरूरत भर की रोजाना की चीज रोज लाते थे, रोज हो जाती थी, फिर जाके ले लेते, वैसे ही शेड्यूल चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दुकानें, मॉल, सारी चीजें भरी हुई हैं। और ईरानी गवर्नमेंट ने भी कह रखा है कि हमारे पास 1 साल तक का कोई भी ग़िज़ाई किल्लत, खाने की किल्लत, पीने की किल्लत, किसी तरह की कमी नहीं होने वाली है। सब कुछ मौजूद है। मेडिकल सिस्टम उसी तरह से काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट उसी तरह से काम कर रहा है, दुकानें उसी तरह से खुली हुई हैं, लोग खरीदारी उसी तरह, कोई बेचैनी नहीं पाई जा रही, बल्कि जोश पाया जा रहा है। जोश ऐसा पाया जा रहा है कि लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि जंग रुके। ये शहादतें, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, बेगुनाह हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर जज्बा है कि भाई जुल्म के खिलाफ हमने एक्शन लिया है तो हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये यहाँ है जो कि मैंने आपको शुरू में बताया कि करबला से ये पूरी आइडियोलॉजी जो है इस्लामिक और करबला से आई हुई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आई हुई आइडियोलॉजी है जो इनके जहनों में। इनका कहना है कि नहीं, ट्रंप की धमकियों से हम नहीं डरने वाले हैं, ट्रंप की गीदड़ हम नहीं डरने वाले हैं। वो अपनी धमकियों को अमल में भी ला चुका है, उसके बावजूद हम नहीं डरने वाले हैं। हम देखते हैं कि जुल्म कहां तक जाता है और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए बातिल में, ये इनके ये बाजुए कातिल में कितना जोर है, ये देखना चाहते हैं। वरना जंग का कौन मुआफिक है? जितने लोग हैं दुनिया के पीसफुल लोग, वो जंग नहीं चाहते हैं। जंग तो कभी मजबूरी बन जाती है तो जंग लड़ना पड़ती है, अपने वजूद की जंग, अपने वैल्यूज की जंग। मजबूरी बन जाती है तब इंसान जंग लड़ता है। वरना कौन सही समझ वाला इंसान है, कौन सही जिसके पास अक्ल मौजूद है, वो चाहेगा कि खामखा किसी को मारे या किसी से जंग करे। वो एक शेर है ना कि जंग क्या मसलों का हल देगी, जंग तो खुद ही एक मसला है। तो ये जंग इन्होंने अटैक नहीं किया है, ये अपना डिफेंस कर रहे हैं, अपना दिफा कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। और अपने आप ही को नहीं बचा रहे हैं, इंसानियत की जंग है ये, इंसानियत को बचा रहे हैं। अगर यहां पर इजराइल और अमेरिका अपनी इस कारस्तानी में कामयाब हो जाते हैं, खुदा न खास्ता, कि नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, कतन नहीं होंगे, हरगिज नहीं होंगे, जैसा कि प्रेम कुमार जी ने कहा, अमेरिका और इस्राइल हारने वाले हैं, जीत उनकी नहीं होने वाली। मैं कहता हूं कि प्रेम कुमार जी से आगे बढ़ के मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी वो अपनी जंग हार चुके हैं। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि ट्रंप की बौखलाहट नजर आ रही है। जो बहुत ताकतवर होता है, जिसे पता होता है कि मैं जीत रहा हूं, वो बौखलाता नहीं है, वो बहुत पीसफुल रहता है, मुस्कुराता है, आराम से रहता है। लेकिन ट्रंप के बयानात को आप इस 10-12 दिन की जंग में आप देखें, ट्रंप के बयानात कितनी बार तब्दील हुए। कभी हाँ बोलता है, कभी ना बोलता है, कभी मुझे नहीं पता है, कभी पता है। आप एक डेटा निकालिए और देखिए कि ट्रंप के बयान इन दिनों में कितनी बार बदले हैं। वो अगर कोई इंसान देख ले तो उससे पता चलता है साफ कि ये शिकस्त और हार की अलामत है। जी नौशाद साहब, एक खबर अभी आ रही है, CNN की खबर है कि ईरान ने गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, IBM, ओरेकल और पलांटीर के इजराइल, दुबई और अबू धाबी में जितने भी इनके ऑफिसेज हैं उनको अपने टारगेट सूची में, लिस्ट में ले लिया है। इनके ऊपर भी ये हमला कर सकता है, ये CNN की रिपोर्ट है। और उसके अलावा ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने इजराइल और खाड़ी देशों में, गल्फ़ कंट्रीज़ में जो अमेरिकी ऐसे जो प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं, मतलब यही गूगल और ये सब, इनके कार्यालयों, इनके ऑफिसेज, दफ्तर जो हैं और जो इनके जो बुनियादी ढांचे हैं, उसको इन्होंने अपने टारगेट लिस्ट में ले लिया है ईरान ने। ये खबर आ रही है, ये इसको जरा आप बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है ये, क्योंकि ये खबर यहाँ आ रही है CNN से और दूसरा है ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी से। अभी मैंने ईरानी साइड में ऐसी खबर खुद अपनी आंखों अभी मैंने ईरानी साइड से ऐसी खबरें अपनी आंखों से तो नहीं पढ़ी हैं, लिहाजा मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं इसकी तस्दीक कर सकूं कि ऐसा है या नहीं। लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो ये था कि बैंक के बारे में, जो खातमुल अंबिया इनकी फौज का एक हिस्सा है, खातमुल अंबिया ने ये कहा है कि बैंक और जो बैंक है वहां के और उसके 1 किलोमीटर के अतराफ में कोई न रहे ताकि आम पर नुकसान न पहुंचे। इसलिए जो प्रिंसिपल्स हैं जंग के, उसके मुताबिक इन्होंने कहा है कि आप उसको खाली कर दीजिए। और उसकी वजह यह है कि बैंक को
इनिशियली नहीं मार रहे हैं, यानी ये अटैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि कल की खबर है कि कल तेहरान में बांग के सिपा बैंक है, उसके एक शोबे पर इन्होंने, एक ब्रांच पर इन्होंने अटैक किया, मिसाइल अटैक किया, जिसमें वहां के बैंक, यानी आप सोचें कि बैंक में काम करने वाले लोगों को मारने का क्या मतलब है, बैंक के लोग उसमें मारे गए हैं, कई लोग मारे गए हैं बैंक में, बहुत में इंजर्ड हैं। तो इन्होंने कहा है कि अब हमारे हाथ खुले हुए हैं, किया है तो हम पर जवाब देना फर्ज होता है, इसलिए कि हम अभी जवाब नहीं देंगे तो आप कल दूसरे बैंक को और दूसरी ऐसी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको अटैक करने की कोशिश करेंगे, जो कि ऑलरेडी आप कर रहे हैं। लेकिन बैंक पर हम हमला उस वक्त तक नहीं करते जब तक आपने न किया होता, लेकिन आपने जब हमला कर दिया तो इन्होंने जवाब दिया। और दूसरी बात, अभी हमला ईरान ने किया नहीं है बैंक पर, अभी सिर्फ कहा है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। रही बात इन चीजों की जो आपने नाम लिए, गूगल है और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, एआई कंपनीज हैं, इन पर अगर ईरान ने ऐसा कहा है तो वो भी इसीलिए कहा है कि क्योंकि इस जंग में ये सारी कंपनियां जो हैं टेक्निकली और टेक्नोलॉजी के एतबार से इजराइल को और अमेरिका को फुल सपोर्ट कर रही हैं। ईरान का कहना है कि हम सिर्फ अमेरिका और इजराइल से जंग नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम 40 मुल्कों से जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि कोई इनको इंटेलिजेंस की प्रोवाइड कर रहा है, कोई इनको जो है दूसरी मालूमात, पैसे, हर तरह से इनको सपोर्ट किया जा रहा है। एक ईरान है, 40 मुल्क सामने खड़े हुए हैं जो मुख्तलिफ तरीके से ईरान को खत्म करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, इंसानियत की आवाज को दबाना चाहते हैं और जालिम की सफ में जाकर खड़े हो गए। तो इनका कहना है कि हम 2 मुल्कों से नहीं 40 मुल्कों से लड़ रहे हैं। तो इंटेलिजेंस जो है ना, एआई के जरिए आप देखें कि पैलेस्टाइन की जंग हो, हिजबुल्लाह से जो उन्होंने जंग की लबनान के अंदर, और आज ईरान के अंदर भी उन्होंने एआई का बखूबी इस्तेमाल किया है, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है लोगों को मारने के लिए और तबाहियां मचाने के लिए। तो ये कंपनीज भी उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं और इन इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने ने ऐसा कहा है। अगर कहा है तो चूंकि अभी इसको फैक्ट चेक करूंगा कि ऐसा कहा है या नहीं कहा है, लेकिन बैंक वाला तो मैंने खुद पढ़ा है कि बैंक और उसके अतराफ में से जो लोग हैं वो हट जाएं ताकि बेगुनाह इसमें न मारे जाएं। लेकिन अभी अटैक किया नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा एक सवाल शकील जी के पास आना चाहता हूं। शकील जी, जरा ईरान की बात हो रही है और ईरान से हमारे साथी आबिद रज़ा नौशाद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत इत्मीनान से वहाँ की तमाम बातें, ग्राउंड ज़ीरो की बातें बता रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं। इधर हिंदुस्तान में जो चल रहा है वो हम लोग देख ही रहे हैं। एक सवाल जो ईरान से भी हम समझना चाहेंगे, ये ऑयल एंड गैस की बात, और जो हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है वहाँ क्या चल रहा है, ज़रा वो भी पूरी दुनिया में। अमेरिका परेशान है, दूसरे देश परेशान हैं, पाकिस्तान परेशान है, हिंदुस्तान परेशान है, सब परेशान है। लेकिन उस पे आए उससे पहले इस जंग को लेकर आपकी टिप्पणी, आपकी बात शकील जी, और उसका कितना असर हिंदुस्तान पे पड़ते हुए आप देखते हैं शकील जी? नौशाद साहब ने बहुत अच्छी तरह ईरान के अंदरूनी हालात के बारे में बताया और वो ये बता रहा है पूरी दुनिया को कि किस तरह जो ईरान की आवाम है वो मजबूती के साथ खड़ी हुई है। इसमें जो सबसे खास बात हमें लगी, क्योंकि हमने भी बहुत सारे वार देखे हैं, वार होने से पहले के माहौल देखे हैं, लोग सीधे बाजारों की तरफ दौड़ते हैं। व्यापारी खुद कहते हैं कि ज्यादा सामान खरीद लो ताकि वो जमाखोरी कर सकें, काला बाजारी कर सकें। लेकिन अगर ईरान के अंदर लोग अपनी जरूरत भर का सामान खरीद रहे हैं, लोग बिल्कुल डरे हुए नहीं हैं, लोगों को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि कल बाजार में सामान रहेगा या नहीं रहेगा, तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। जिस मुल्क की जो जनता है, अवाम है, वो अगर इतनी हिम्मत के साथ खड़ी हो जाए, लड़ाइयां, जंग सेना लड़ती है, फोर्स लड़ती है। यहां तो जनता लड़ने को तैयार हो गई है, जनता लड़ रही है। ये जो आप दिखा रहे हैं दृश्य, जिस तरह से, और रमजान में खास तौर से, रमजान में लोग जो दुनियावी काम होते हैं वो थोड़ा कम करना शुरू कर देते हैं। अपने दीनी काम में, रोजे में, नमाज में
तराबियों में, इनमें ज़्यादा मशगूल रहते हैं। लेकिन ईरान की जनता जिस तरह से खड़ी हुई है, मुकाबला कर रही है, तो इसीलिए जो ट्रंप साहब की बौखलाहट है, उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, इजराइल के साथ उनकी जो ज़बानी झड़पें हो रही हैं, और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू का कोई पता नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि उनके बारे में कोई खबर ही नहीं है, इजराइल के बारे में कोई खबर नहीं है। बहुत अच्छी बात बता रहे थे नौशाद साहब कि आखिर मिसाइल वहां जा रही हैं तो जाके कर क्या रही हैं, नुकसान नहीं हुआ? बताइए। ये तो बड़ी शान की बात है आपके लिए कि ईरान की मिसाइल गिरी, कोई नुकसान नहीं कर पाई। लेकिन वो ये भी नहीं बता रहे। और ये जो प्रोपोगंडा वार शुरू किया है, देखिए प्रोपोगंडा वार राजीव जी तब शुरू होता है जब आदमी वास्तविक युद्ध हारने लगता है कि अब वो हमारे इस पे हमला करेंगे, अब वो हमारे इस पे हमला करेंगे, वो ये कर रहे हैं, वो सुरंगें बिछा रहे हैं, वो हरमुज स्टेट को रोक रहे हैं। ये सारी जो बातें हैं, ये सारा जो प्रोपोगंडा है, वो इसीलिए किया जा रहा है कि दुनिया से वो मदद ले सके। दुनिया जो है इस वक्त, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है, पूरी तरह से इस युद्ध के खिलाफ है, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। क्यों? हमारे यहां तो दिख ही रहा है, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। हर जगह एलपीजी की समस्या है, हर जगह तेल की किल्लत होने लगी है। कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। आज यहां पे पार्लियामेंट के अंदर दिन भर यही बातें होती रही कि भाई एलपीजी की बात कर लो, लेकिन बीजेपी, उनकी सरकार एलओपी की बात करती रही। लीडर अपोजिशन राहुल गांधी, ऐसा लग रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव जो है स्पीकर के खिलाफ नहीं आया है, राहुल गांधी के खिलाफ ही आया है जी। और विपक्ष कह रहा था कि भाई हम एलपीजी की बात करना चाहते हैं। यहां पे सदस्यों ने कहा कि किचन में आ गई है वार, ये वहां से वार उठ के हमारे किचन में आ गई है, किचन में गैस नहीं है। तो स्थिति बहुत गंभीर हो रही है और इस गंभीर स्थिति के जिम्मेदार सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल हैं। और वो जो सोच रहे थे कि रिजीम चेंज कर देंगे, ये सबसे पहले तो बेसिक सवाल है और ये पूरी दुनिया में पूछा जाना चाहिए और पूछा भी जा रहा है अब कि आप होते कौन है किसी देश का रिजीम चेंज करने वाले? आप कौन होते हैं? कोई आपका रिजीम चेंज करने जा रहा है? ट्रंप साहब भूल गए कि पिछली बार जब वो हारे थे तो उनके समर्थकों ने वहां की पार्लियामेंट में हमला कर दिया था। आप लोकतांत्रिक देश बनते हैं दुनिया के सबसे बड़े, सबसे मजबूत, आपके ट्रंप साहब के समर्थकों ने पार्लियामेंट में हमला किया था कि नहीं किया था? मुकदमे चले थे कि नहीं चले थे? आप कौन होते रिजीम चेंज करने वाले? या इजराइल कौन होता है रिजीम चेंज करने वाला? इस तरह तो दुनिया के हमारे ख्याल में 200 के करीब मुल्क हैं, 180-85 जो संयुक्त राष्ट्र में है, यूएन में है। आप कहीं भी कर सकते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आप उठा के लाए ना। अभी नौशाद साहब बता रहे थे कि आप इराक में गए, अफगानिस्तान में गए, ईरान में आ गए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ले आए। वियतनाम में भी आप गए थे, बहुत बुरी तरह मुंह की खा के आना पड़ी थी। कोरिया में भी आपने किया है ये सब। आप कहां नहीं गए? अमेरिका का अभी कुछ दिनों पहले हमने लिखा था, अभी देख के फिर से बता देंगे, ऐसे कितने देश हैं जहां अमेरिका ने बम नहीं गिराए। उनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या है। जब पिछली बार वो ईरान पे उसने हमला किया था, उस वक्त हमने लिखा था इस बात को, कितने देशों पे अमेरिका ने बम गिराए हैं। आप कौन हो भाई? आप काहे को ठेकेदार बने हुए हो? अगर आपको लोकतंत्र की इतना ही ख्याल है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए इस आधार पे कि आपके समर्थक जाके वहां की पार्लियामेंट पे, जिसको लोकतंत्र की सबसे ऊंची जगह कही जाती है, वहां हमला कर रहे हैं। और आपने क्या कांग्रेस से वहां की पार्लियामेंट जिसे कहते हैं, जो हमारे यहाँ लोकसभा कहलाती है, उससे क्या आपने परमिशन ली है इस हमले के लिए? कोई अधिकार है आपके पास? पूरी दुनिया इसको इल्लीगल वार कह रही है, अवैध युद्ध। और अवैध युद्ध तो है ये। आप वहां के राष्ट्रपति को, सुप्रीम लीडर को मार रहे हैं ईरान के, आप वहां पे बच्चों को मार रहे हैं। उससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई होगी नहीं। कल जो हमारे विदेश सचिव रहे हैं शिवशंकर मेनन, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है
और पूरी दुनिया कह रही है इसको। 200 के करीब बच्चे, और जो उनकी कब्रों की तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं, और एक हमने यहाँ पे कविता शेयर की थी, हिंदुस्तान में नौशाद साहब इसके ऊपर बहुत दर्दनाक पोएट्री लिखी जा रही है। लोग लिख रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ के जो पोएट हैं, कवि हैं, वो लिख रहे हैं। अभी अगर कहेंगे तो हम उसको सुना सकते हैं, हमने उसको अपने सोशल मीडिया पे डाला है उसको, कि बच्चियों को, लड़कियों को, लड़कों को, सिविलियन को आप मार रहे हैं और बात कर रहे हैं आप डेमोक्रेसी की। तो आप तो ये वार जो है जंग हार चुके हैं, इंसानियत की जंग आप हार चुके हैं। तो राजीव जी, ये जो है हिंदुस्तान में इसका क्या असर है, इसको हमें लगता नहीं है कि बताने की जरूरत है। सरकार बहुत छुपाने की कोशिश कर रही है, मगर कौन सा ऐसा शहर है जहां सिलेंडर लिए हुए लोग जो है गैस एजेंसी के बाहर लाइन नहीं लगाए हुए हों? कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा कस्बा नहीं है, स्मॉल टाउन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तीसरा दिन है पार्लियामेंट शुरू हुए, पार्लियामेंट का बजट सेशन, सरकार की तरफ से एक लफ्ज भी न ईरान वार पे बोला गया, न एलपीजी की समस्या पे बोला गया, न अमेरिका द्वारा वहां पे मारे गए सुप्रीम लीडर के बारे में बोला गया, और न वहां पे जो नया सुप्रीम लीडर बने हैं उनकी बधाई के लिए बोला गया। भारत की सरकार या मोदी साहब जो है वो ये सोच रहे हैं कि चुप रह के वो बच जाएंगे। शिवशंकर मेनन ने क्या कहा? उन्होंने यही बात कही जो हमने परसों कही थी, जो चुप रहेगा, जो अनिर्णय का शिकार रहेगा, जो फैसला नहीं लेगा, दुनिया उसको कोई महत्व नहीं देगी, दुनिया उसको पूछने वाली नहीं है। आपको फैसला लेना पड़ेगा। अगर आप ईरान के साथ पुरानी दोस्ती रखते हैं, पुराने संबंध हैं, और वो भी छोड़ दीजिए, आप अगर ये नहीं देखते कि हमलावर कौन है, बिल्कुल सही सवाल कहा नौशाद जी ने, क्या ईरान गया था वहां हमला करने के लिए? इसका जवाब दे दें ट्रंप साहब। और यूएन कहां है, किसी को मालूम नहीं है। इजराइल जवाब दे दे कि हमला करने कौन गया था जी। और अगर ईरान हमला करने नहीं गया था और ईरान में आकर अपने सिविलियंस को मारा है, और फिर आप बता रहे हैं कि ईरान यहां हमला करेगा, वहां करेगा, यहां करेगा। भाई, सेल्फ डिफेंस में आदमी क्या नहीं करेगा। और जब जो बताया नौशाद साहब ने, जब कुर्बानी का जज्बा आ गया है, सरफरोशी की तमन्ना, राम प्रसाद बिस्मिल का है ये, जब फांसी पे चढ़ने गए थे तब उन्होंने शेर कहा था, आजादी की लड़ाई लड़ते हुए अशफाकुल्ला खान के साथी। और ये दूसरा जो शेर उन्होंने कहा था, ये साहिर साहब का है, साहिल लुधियानवी का। तो हिंदुस्तान के शायर, कवि, ये सब शुरू से लेके और आज के जो नए हैं वो भी लिख रहे हैं। सब हिंदुस्तान में इंसाफ के लिए लड़ने वाले हमेशा मौजूद रहे हैं, और ये बात हमारे प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे हैं। मोदी जी को आके सामने बोलना चाहिए, लेकिन मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, और उनका ये मौन जो है उनके लिए तो नुकसान करेगा ही करेगा। फिलहाल भारत की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में कमजोर कर रहा है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। नौशाद साहब, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप, मैं कह रहा था कि शाम अपने यहाँ शाम इधर हिंदुस्तान में होती है, उधर सुबह अमेरिका में जग गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। उन्होंने जग के एक बयान दिया है। बयान ये दिया है कि ईरान में अब कोई भी लक्ष्य बचा नहीं, यानी कोई भी टारगेट नहीं बचा है, जल्द ख़त्म होगा अब ये युद्ध, ये जंग हम जल्द ख़त्म करेंगे। अब हमने सारे टारगेट, सारे जो टारगेट्स थे उसको हमने अचीव कर लिया है, और अब हम इस जंग को ख़त्म करेंगे। सुबह सुबह ये इन्होंने जो ज्ञान दिया है वो मैं बता रहा हूँ। ये रोज़ सुबह जैसे ही शाम का वक्त होता है, हम लोग न्यूज़ पॉइंट में बैठते हैं, उधर से एक बयान उनका आ जाता है, जगते हैं, और उसके साथ साथ इस पर ज़रा आपसे मैं रिएक्शन चाहूँगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, मैं भी कह रहा था कि वो कहते हैं कि आज ज़ोरदार हमला करेंगे, अब आज कह रहे हैं कि अब हम जंग ख़त्म करेंगे। ईरान तो कह रहा है कि जंग ख़त्म करने से पहले आप ये बताइए कि आपने इस जंग की शुरुआत क्यों की, आप ये बताइए कि हमारे सुप्रीम लीडर को आपने क्यों मारा, आप ये बताइए कि इसके बाद आप वादा कीजिए कि आगे आप हमारे ऊपर किसी तरह का हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये सारी बातें अगर नहीं होंगी तो फिर
ईरान क्या करेगा आगे, क्योंकि ईरान के जितने भी लीडर, जितने भी हैं टॉप लीडर्स हैं, सबके बयान, चाहे राष्ट्रपति पेजेश्कियान की बयान देख लीजिए, चाहे अब्बास अरागची विदेश मंत्री की बयान देखूं, चाहे लारिजानी का बयान देखूं, सबके बयान वैसे, IRGS की बयान वैसे ही आ रहे हैं सबके बयान। इसलिए समझना चाहता हूं कि आज अब इस बयान के बाद ईरान क्या कहेगा, थोड़ी सी आपसे उस बारे में जानकारी। कि मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं और इस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहूंगा, हाँ, हिंदुस्तान की जो उन्होंने बात की, बेशक हमारा मुल्क जो है बहुत हमारा प्यारा मुल्क है और हमेशा हमेशा हमारे मुल्क की ये खुसूसियत रही है कि उसने जालिम का मुकाबला किया है और मजलूम का साथ दिया है। फलस्तीन का मौजू हो या कहीं का भी मौजू हो, या हमारे यहाँ जो अंग्रेजों की हुकूमत थी उसका मुकाबला हो, हमेशा क्यों हमारे भगत सिंह जी ने, अशफाकुल्लाह खान साहब ने और इसी तरह चंद्रशेखर आजाद और हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने क्या जंग लड़ी थी? नहीं, जंग नहीं लड़ी थी, बल्कि अपना डिफेंस किया था। उनके मुकाबले में जो ऑक्यूपायर्स थे, जो काबिज थे, जिन्होंने एक जंग छेड़ी हुई थी, हमारे मुल्क पर कब्जा किया था और जुल्म सितम कर रहे थे, उनके मुकाबले में खड़े थे। तो बेशक हमारा शुरू से ऐसा रहा है और उसको आइंदा भी ऐसा ही रहना चाहिए कि वो जालिम की तरफ बिल्कुल भी ना हो, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जालिम की तरफ इंशाअल्लाह खड़ा नहीं होगा, बल्कि मजलूम का हिमायती और तरफदार जैसा पहले था वैसे ही आगे भी रहेगा। और ये जो पोएट्री आपने कहा कि ये भी इसी बात की अलामत है कि हमारे मुल्क की मिट्टी में मजलूम की हिमायत शामिल है और जुल्म की मुखालफत शामिल है, जिसकी वजह से इस तरह के जुमले कभी पोएट्री की शक्ल में आते हैं, कभी आर्टिकल की शक्ल में आते हैं, कभी लोगों के आंसुओं की शक्ल में आते हैं हमारे सामने, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारे देश की जो मिट्टी है उसमें कितना पोटेंशियल पाया जाता है। और दूसरी रही बात, ये जो ट्रम्प साहब का आपने नया शोशा, आपने शगुफा सुनाया कि हमने सारे टारगेट्स हासिल कर लिए हैं और अब हम जो है जंग का सिलसिला रोकना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो ट्रम्प से कोई ट्वीट को जो है कोट करके उनसे कोई सवाल करे, और ये जितने मेरे जानने वाले हैं और देख रहे हैं हमारे ऑडियंस, वो उनसे उनके ट्विटर पर जाकर उनसे सवाल करें कि तुम्हारा इस जंग में क्या वो गोल था जिसको तुमने अचीव कर लिया है। यानी ऐसा गोल बताओ जिसको तुमने पहले सेट किया था और उस हदफ को हासिल करने के लिए, मकसद को हासिल करने के लिए तुमने जंग छेड़ी थी और वो टारगेट तुमने हासिल कर लिया। वो क्या था? पहले तो ये बताओ कि तुम्हारा टारगेट क्या था, फिर हम समझेंगे कि तुम्हारी इस बात में कितनी सच्चाई पाई जाती है कि हमने सारे टारगेट्स हासिल कर ली हैं। इसलिए कि तुम्हारे तो टारगेट्स बदलते रह रहे हैं, तुम्हारी बातें बदलती रह रही हैं, तो हम कैसे समझें कि वो कौन सा टारगेट था, वो कौन सा गोल था जो तुमने हासिल कर लिया है। जाहिर है कि उनका ये ट्वीट ये बता रहा है कि वो जंग से परेशान हो चुके हैं। यानी जो शख्स अभी हमें नजर आ रहा है कि आपका अगर रिजीम चेंज मकसद था, रिजीम चेंज नहीं हुआ है, बल्कि बरक्स इसके बरखिलाफ ये हुकूमत और ज्यादा पहले से मजबूत हुई है, क्योंकि आपके हमले ने, आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत ने और उनके खून कौम की रगों में यूनिटी का खून दौड़ा दिया है और सारे के सारे इस तरह से मुत्तहिद हो गए जैसे पहले कभी नहीं थे। तो ये तो आपने इनके हक में काम कर दिया। अगर खामनेई साहब जैसी अजीम लीडरशिप और अजीम इंसान की, उनको मैं अजीम इंसान कहता हूं, वाकई उनकी शख्सियत को अगर आप पढ़ें, स्टडी करें, तो आपको मालूम होगा कितना अजीम इंसान था वो। और ये दुनिया के जो प्रोपेगेंडे थे उसको हटा कर देखें, डायरेक्ट सही रिलायबल सोर्सेज से उनको पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको मालूम होगा कि खामनेई साहब कौन सी शख्सियत थे। ऐसी अजीम शख्सियत को तुमने मार दिया। किस लिए मारा? तुमने मीनाब शहर के अंदर जो स्कूल पर अटैक किया है, 200 के करीब, 185 न जाने कितने बच्चे थे और न जाने कितने वहां के पर्सनल्स थे, वहां के कितने स्टाफ थे, कितने टीचर्स थे जिनको बेगुनाह तुमने मारा है। आज ही मैं उनकी रिपोर्ट देख रहा था, वहां से बैठ के मलबे पर, स्कूल के मलबे पे बैठकर कुछ वीडियोस इन लोगों ने बनाई है जो यहाँ के इंटरनेट चैनल्स वगैरह पर मैंने देखे। एक टीचर है जो सर्वाइवर है, वो आकर 3 टीचर बैठी, एक इंटरव्यू में देख रहा था जो बीच में बयान करके बम गिरा है, मैंने फला मिले के बच्चियों का जो स्कूल गर्ल्स थी उनका नाम लेके, वो इतने साल की थी, इतनी छोटी सी बच्ची थी, वो वहां पड़ी थी, वो इधर पड़ी थी, उसकी आंखें बाहर आ गई थी, उसका गला कट गया था, उसके हाथ अलग हो गए थे। यानी इतनी दहशतगर्दी तुमने किस लिए की थी? वो कौन सा टारगेट है जिसको तुमने हासिल कर लिया इतनी दहशतगर्दी करने के बावजूद, इतनी खबासत दिखाने के बावजूद, इतने लोगों को अपना
भेड़िए वाला चेहरा दिखाने के बावजूद तुमने क्या हासिल कर लिया यहाँ पर? क्या रेजिम चेंज हो गया? क्या हुकूमत तब्दील हो गई? क्या यहाँ पर लीडरशिप खत्म हो गई? एक लीडर गया, दूसरा लीडर आ गया। अभी मालूम है आपको यहाँ पर क्या नारा लगाया जा रहा है? यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है, ये 19 माह रमजान को, जो शब 19 माह रमजान शब कद्र होती है, 3 शब कद्र होती है, उसमें यहाँ पर उसमें पहली शब कद्र में ऐलान हुआ है आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनेई साहब की लीडरशिप का, और मैं वहां मौजूद था, यही होली श्राइन ऑफ हरम मासूमा हज़रत सलामुल्लाह अलैह में, वहां मैं मौजूद था। वहां मैंने देखा कि जैसे ही उनका नाम आया है पब्लिक में क्या जोश भर गया। तो उनको जब पहचानवाया गया है तो पब्लिक पूरी उम्मीद के साथ आगे आ गई है। तो यहां पर नारे जो लगाए जा रहे हैं, जो कुर्बान पर है, एक तो आयतुल्लाह खामनेई जो शहीद हो गए और उनके बेटे आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई जो इस वक्त लीडर हैं, दोनों की फोटोज लोगों के घरों पर मिलेगी आपको। यहाँ पर इस वक्त काले परचम मिलेंगे जो आजादारी की अलामत है, गम की अलामत है। उसके साथ साथ इनकी फोटोज मिलेंगी और फोटोज पर स्लोगन्स लिखे हुए हैं जिससे इंतकाम का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा, ये सब दिखाई देता है। जिस नारे की मैं बात कर रहा हूं वो नारा ये था कि दस्ते खुदा अयान शुद, फारसी में नारा है ये, दस्ते खुदा अयान शुद खामनेई जवान शुद, यानी अल्लाह हाथ जो है ना, अल्लाह का सपोर्ट जाहिर हो चुका है लोगों के लिए, हमारी कौम के लिए। अल्लाह ने जो सपोर्ट किया है, उस मालिक ने, उस परवरदिगार ने जो खुद वो जुल्म के खिलाफ है, उसने हमारे लिए अपना सपोर्ट जाहिर कर दिया है और खामनेई को जवान कर दिया गया है। एक किस्सा है, आप थोड़ा इस पर मुस्कुरा भी लें, एक किस्सा है कुरान मजीद में भी और हिस्ट्री में, वो है हजरत यूसुफ नबी थे और जुलेखा उनकी आशिक थी, हजरत यूसुफ की आशिक थी, और वो उनके इश्क में गिरफ्तार, उन पर हाथ डालने की भी कोशिश की, लेकिन वो अपना दामन जो है पाकीज़गी के साथ बचा के हजरत यूसुफ जो नबी थे वो अलग हो गए उससे। फिर वो उनके इश्क में मुब्तला रही, यहां तक कि बूढ़ी हो गई। फिर वो बूढ़ी होने के बाद यूसुफ के इश्क से अल्लाह के इश्क की तरफ आ गई और अल्लाह के इश्क में मुब्तला हो गई। अब जब उसने अपने आप को सुधार लिया और अल्लाह की तरफ, हकीकी इश्क की तरफ आ गई, तो फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ अब तुम मिसाल के तौर पर इससे शादी कर सकते हो। तो वो बूढ़ी थी, तो उनको हजरत यूसुफ ने मोजज़े से जवान कर दिया, यानी अल्लाह के हुक्म से उनको जवान कर दिया। कुरान में भी ये पूरा किस्सा हजरत यूसुफ का, सूरह यूसुफ बल्कि पूरा सूरा मौजूद है, और दीगर किताबों में भी एक फैक्ट है और एक वाकया है। जो प्रॉफिट थे उन्होंने उसको जवान कर दिया। अब उसको लेकर यहां पर एक मैसेज चल रहा था जिसको मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा था कि ईरानी कौम ने इस हमले के अवध, इस अमेरिका और इसराइल की दहशतगर्दी और टेररिज्म के बदले में इस तरह से खामनेई साहब को जवान किया है जैसा हजरत यूसुफ जुलेखा को भी नहीं कर पाए थे। यानी ये आयतुल्लाह खामनेई इस दुनिया से रुखसत हुए, उनके बेटे आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई उन्हीं क्वालिटीज के साथ, उसी जोश के साथ, उसी इंसानियत के साथ, उसी लीडरशिप की सलाहियत के साथ, उसी विजन के साथ आ चुके हैं और कौम को फ्रंट से लीड कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह वो इस सिलसिले में कामयाब रहेंगे। इंपीरियलिज्म के मुकाबले में, ये जो दहशतगर्दी है टेररिज्म के मुकाबले में, वो इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि वो कामयाब रहें और आगे जाएं। और ट्रंप साहब की बातों की अब कोई दुनिया की नजर में वैल्यू नहीं रहेगी, उनके ट्वीट्स की, उनके बयानात की, उनके इंटरव्यूज की वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि खुद उनके मुल्क के लोग कह रहे हैं कि ये कौन शख्स कहता है, कभी कुछ कहता है, उसे यही पता नहीं है मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या है, मैं क्या टारगेट हासिल करना चाह रहा हूं। और यहां तक बात कही जा रही है कि एप्स्टीन फाइल्स जो हैं वो नेतन्याहू के हाथ में, इजराइल के हाथ में है, डोनाल्ड ट्रंप उसमें इन्वॉल्व हैं, और वो फाइल की धमकी दे दे कर इजराइल इनसे सब कुछ करा रहा है और ये आंख बंद करके करने पर मजबूर है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ आपके ज़रिए समझने को मिला वहाँ ईरान में जो कुछ चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद रज़ा नौशाद साहब, वक्त निकालने के लिए। मैं जान रहा हूँ आपके पास वक्त की कमी है, लेकिन आपने उसके बाद भी इतना वक्त दिया, घंटा भर से ज़्यादा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े और आपने बहुत कुछ बताया हमारे तमाम साथियों को, दर्शकों को। जरा जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूँ। और अमलेंदु जी, क्या चल रहा है उधर ईरान में? जब ईरान से खबर आ रही है और इस लिस्ट की बात
और ये टारगेट नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है। और नौशाद साहब भी कह रहे थे कि अभी ईरान में हमने वैसा देखा नहीं कि अमेरिकी कंपनियों की लिस्ट कोई ईरान ने बनाई है। बहुत सारी खबरें युद्ध के समय में, जंग के समय में हम लोग देखते हैं कि फर्जी भी चलाई जाती हैं, तो इसलिए इसको हम इसकी यहाँ सत्यता की उसकी जांच हम नहीं किए हैं, लेकिन जो खबर आ रही हैं वो हम रखते हैं। ज़रा आपसे भी, बहुत सारी खबरें आपके पास भी रहती हैं, क्या कुछ और हो रहा है? तो अब 39वीं लहर जो है वो IRGC ने घोषणा की है कि उसने की, और उसके जबरदस्त असर देखने को मिले हैं। और जो ट्रंप साहब का जो अभी राजीव जी आया सोकर उठकर उनका जो आया है, उसका जवाब जो है वो भी ईरान की तरफ से आ चुका है। और ईरान के जनरल हैं जनरल फदावी, उन्होंने कहा कि ट्रंप जो है वो कल से सीज फायर करने की घोषणा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दुश्मन जीत जाता तो वह सीज फायर की घोषणा करने के लिए पूरी दुनिया को बीच बचाव के लिए नहीं लाता। ये जनरल फदावी जो है राजीव जी, ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। इधर जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है उसने जो बताया है कि उसने जो अपना नया ड्रोन ऑपरेशन शुरू किया है, तो उसने खास जगहों को निशाना बनाया गया, और उसमें अमन नाम का इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, यूनिट 8200, ग्रीन पाइन रडार सिस्टम और हाइफा नेवल बेस पर सबमरीन के लिए हेडक्वार्टर बिल्डिंग शामिल है। ये उसका साफ तौर पर कहना है। और IRGC का ये भी कहना है राजीव जी की खेबर शेकन, कद्र और खुर्रम शहर का इस्तेमाल किया गया, जो कि सबसे नया मिसाइल हमला जो था वो 3 घंटे से ज्यादा चला, जिसमें कई लेयर वाले हमले हुए और जिसमें कुछ भारी मिसाइलें भी शामिल थी। और ये भी राजीव की खबरें हैं कि इसमें इराक के कुर्दिस्तान में एयरबिल, बहरीन में US का नेवी का 5वां फ्लीट और बेयर याकूब और तेल अवीव में मिलिट्री साइट्स जो है ये इसमें शामिल थी। ये उस पे है। इधर जो हिब्रू मीडिया है राजीव जी, उसने ये स्वीकार किया है कि ये ईरान के मिसाइल हमले नॉर्थ और सेंट्रल इजराइल को टारगेट करके किए गए, और ये कहा कि 9 घंटे की शांति के बाद ईरान ने जो है ये मिसाइल का हमला किया, और आधी रात के बाद ये आज चौथा हमला जो है ये वहां के हिब्रू मीडिया जो है उसने इसको स्वीकार किया। और ये खबर है कि सेंट्रल इजराइल और नॉर्थ के कुछ हिस्सों, वेस्ट बैंक में इसमें जबरदस्त तरीके से सायरन बज रहे हैं। तो ये राजीव जी एक बढ़िया। इधर जो IRGC है उसके हालांकि ये खबर जो है इंटरनेशनल मीडिया ने IRGC के हवाले से कहा है कि कुवैत में जो उल उदैरी एयरबेस है उस पर मिसाइल और ड्रोन हमले में कम से कम 100 अमेरिकी आतंकवादी घायल हो गए। ये कहा है राजीव जी 100 अमेरिकी आतंकवादी घायल हो गए। और एक इराकी इस्लामिक रेजिडेंट है, उसका कहना है कि अमेरिकी बेस पर हमलों में 13 US सैनिक मारे गए। अब ये जो राजीव जी दावा है IRGC का कि 100 अमेरिकी आतंकवादी मारे गए, तो ये एक बड़ा दावा है। अब तो इस्तेमाल जो शब्द किया जा रहा है वो अमेरिकी आतंकवादी, अब अमेरिकी सैनिक जो है वो नहीं कहा जा रहा है। तो यानी जो शब्दावली का इस्तेमाल अभी तक ट्रंप और इजराइल कर रहे थे, अब वही शब्दावली ईरान की तरफ से भी ईरान और इजराइल के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अब जो ट्रंप राजीव जी मजबूर हुए। अच्छा, इधर जो AI की बात कर रहे थे नौशाद साहब जो थे, उसको राजीव जी जो अमेरिकी की मिलिट्री है उसके प्रवक्ता जो है ब्रेंड कूपर, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है कि हम AI के जरिए भी हमले कर रहे हैं। तो ये राजीव जी एक बड़ा, एक तरह से कहा जाए, स्वीकारोक्ति है। हालांकि इससे पहले जो हम लोगों ने चर्चा की थी कि वो जो क्लाउड का एंथ्रोपिक है उसका इस्तेमाल जो था वो किया गया है। इसमें वो एंथ्रोपिक जो है 70 लाख पेजेस को एक साथ जो है वो पढ़ सकता है, और कई हजार कंप्यूटर्स के माउस को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। तो इसका इस्तेमाल जो किया गया है इस जंग में, तो ये उन्होंने स्वीकार कर लिया एक तरीके से कि वो AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ये जंग जो है AI का इस्तेमाल करने के बावजूद अगर इजराइल की मिसाइलें आपको मार रही हैं तो ये राजीव भी समझा सकता है। दोपहर में राजीव जी हम लोगों ने जब ब्रेकिंग की थी उस समय भी हमने चर्चा की थी कि वहां के पूर्व कमांडर हैं US की नेवी के, और वो कह रहे हैं कि ये गलतफहमी में मत रहिए कि रूस जो है वो ईरान को कोई मदद कर रहा है मिसाइल के मामले में। ईरान की मिसाइल जो है वो अमेरिका को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, देसी मिसाइल हैं, और इन्होंने अपने उसको टेस्ट किया है। इसमें रूस का कोई योगदान नहीं है, ये उनकी देसी मिसाइल है, और इसलिए ये हमको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी, और हम ऐसी जंग में फंस गए हैं जिसका नुकसान ही नुकसान अमेरिका को होना है। तो ये राजीव जी कुछ अंतरराष्ट्रीय चीजें। इधर नेतन्याहू के बारे में जो खबरें आ रही है राजीव जी, उसकी पुष्टि
अब वो है कि नहीं है ये तो हम नहीं कर सकते, वहां का मीडिया कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से दूसरे राजनेता वहां बोलना शुरू कर रहे हैं राजीव जी, वो ये संकेत देता है कि नेतन्याहू बैकफुट पर। इधर इस बीच एक बड़ी खबर ये है कि वहां का जो रक्षा मंत्रालय का, इजराइल का एक जो पार्जन विभाग है, मतलब जो क्षमा याचना जो होती है उसको स्वीकृत करके राष्ट्रपति के पास भेजता है, उसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेज दी है और उस रिपोर्ट में नेतन्याहू को क्षमा नहीं किया गया है। यह राजीव जी इस समय एक बड़ी खबर है। तो यानी कि अब नेतन्याहू को जो सजा उनको होनी है उससे उनको माफी नहीं मिलेगी, और उसमें कहा गया है कि इसके कोई आधार नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया है। अगर वो अपना अपराध स्वीकार कर लेते तो उनको क्षमा मांगने का अधिकार था, तो इसलिए अब उन पर मुकदमा चलना है, उसमें अब उनको सजा होनी है। तो ये राजीव जी अब साफ तौर पर समझा सकता है। इधर जो है वो इजराइल के जो एक पूर्व प्रधानमंत्री है बेनेट, उनका कहना है कि अब वो एक नया मतलब मोर्चा खोलने की कोशिश हो रही है, क्योंकि तुर्की जो है उसके अब वो नया खतरा पैदा हो रहा है, और तुर्की जो है अब हमको संभल के रहना है। इधर स्पेन ने इजराइल से अपना दूतावास बंद करके अपने राजदूत को वापस बुला लिया राजीव। तो ये सारे विश्व में जो घटनाएं हो रही हैं, अमेरिका के खिलाफ जिस तरीके से माहौल बन रहा है, और अमेरिका में लोग जिस तरीके से अब ट्रंप के खिलाफ आ रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इसका नतीजा क्या है, ये जंग आखिर जाकर कहां रुकेगी। और जैसा कल भी आपने जिक्र किया था कि वो जो पीट हेगसेथ है, हालांकि उन्होंने ये कहा था कि 40 साल में हमारे हजारों सैनिक मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि इस जंग में सैनिक मारे जा रहे हैं अमेरिका के। और वहां ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आपने तो ये, आप जब आए थे और आपने चुनाव लड़ा था ट्रंप साहब, तो आपने वायदा किया था कि अब एक भी ताबूत यहाँ वापस नहीं लौटेगा, और आपने जो है अब स्वीकार कर लिया। अब तो राजीव जी वहां की रक्षा मंत्रालय जो है उसने स्वीकार कर लिया है कि 150 सैनिक उसके घायल हैं। तो जब आप स्वीकार कर चुके कि 150 आपके सैनिक घायल हैं और 7 को आप स्वीकार कर चुके उनकी जान चली गई है, और आप ये बताने को तैयार नहीं उन सैनिकों के नाम क्या है जिनको आपने स्वीकार कर लिया है कि जो घायल हैं या जिनको आपने स्वीकार कर लिया है उनकी जान चली गई है, तो आखिर आप बता क्यों नहीं रहे। तो इसका मतलब कि ये संख्या बहुत ज्यादा है, और जैसा कि ईरान कह रहा था शुरू में ही कि ये इसको एक हफ्ते के बाद स्वीकार करेंगे कि इनके कितने लोगों की इसमें जाने गई हैं। तो ये राजीव जी स्वीकार किया। अब जो ये साथ उन्होंने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वगैरह कुछ किया है, इसके बारे में ये रूटर्स और सीएनएन इन सब की खबर है राजीव जी, लेकिन जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है उसने ये साफ तौर पे कहा है कि जो इजराइल के बैंक हैं और जो इजराइल के साथ बैंकों के साथ जो आर्थिक लेन देन करते हैं, वो संस्थान जो है वो हमारे निशाने पर है, उनको हम हमला करेंगे, उन पे हम हमला करेंगे। ये अभी तक है। तो अभी तक ये खबर ईरान की तरफ से नहीं आई है कि वो गूगल और इन सबको निशाना बनाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है राजीव जी कि अगर एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्लाउड का और एंथ्रोपिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वहां की सेना अगर इसको स्वीकार कर रही है, तो फिर वो एक सॉफ्ट टारगेट, जाहिर सी बात है कि चूंकि ईरान ने कह चुका है कि आप हम पे जिस तरीके से हमले करेंगे हम उसका उसी तरीके से जवाब देंगे, तो एक ये जायज बात हो जाती है कि इनके डाटा सेंटर्स पर भी फिर ईरान की तरफ से हमले हो राजीव जी। जी बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं। और देर आयद दुरुस्त आयद कहते हैं ना, तो आप देर ही सही लेकिन दुरुस्त आए हैं आप। प्रेम कुमार जी, आपके पास आता हूं और क्लोजिंग करेंगे। सुनील शुक्ला जी के पास क्लोजिंग के लिए आता हूं, क्योंकि अब चर्चा समापन की ओर हम बढ़ चुके हैं और बहुत कुछ है। हालांकि ईरान से, ईरान, इजराइल, अमेरिका, हिंदुस्तान में जो चल रहा है हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन चूंकि इसका असर हिंदुस्तान में जो चल रहा है उसको हम देख रहे हैं, और उसका असर क्या है, असर वहीं से है, ईरान पर युद्ध से है। लाइनें लगी हुई हैं प्रेम कुमार जी अलग अलग जगहों पे। अब भले सरकार जो कह ले, कमोडिटीज एक्ट लेके आ जाए, रिवोक करे, जो भी करे, लेकिन इतना ज़रूर है कि लाइनें जितनी लगी हुई हैं उन लाइनों, ये सब देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें आप देख लीजिए हर जगह, चाहे दिल्ली हो, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो उधर बेंगलुरु हो, सब तरफ। बेंगलुरु में तो कुछ होटल जो हैं वो, और अभी शुरुआत में मैं बता रहा था कि चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर की रसोई हो, चाहे वो अयोध्या की रसोई हो, चाहे दिल्ली का हाई कोर्ट हो, सब जगह दिक्कत है, किल्लत है। ये आधिकारिक तौर पे ये खबरें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और इसका असर, ये जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, ज़रा ये बताइए इसका कितना असर हिंदुस्तान पे पड़ने वाला है। दुनिया की बातें तो हम कर ही रहे हैं, हिंदुस्तान पे और कितना असर पड़ने वाला है प्रेम कुमार जी? एक बार फिर राजीव जी देखिए, एक कॉमनली बात कही जाती है कि युद्ध होगा तो उसका दुष्परिणाम तो होगा ही,
भाई दुनिया में असर पड़ रहा है तो भारत में भी असर पड़ रहा है। अब इसमें मोदी जी क्या करेंगे? आप लोग तो दिन रात मोदी जी को कोसते रहते हैं। ये जो बात होती है इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि क्या है कि भाई सदन में पेट्रोलियम मंत्री सीधे झूठ बोल रहे हैं देश को कि 78 दिनों का स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, मोदी जी ने बहुत अच्छा मैनेज कर रखा है। गोदी मीडिया कह रहा था कि देखो युद्ध के समय में भी मोदी जी ने ऐसा मैनेज किया कि अमेरिका कह रहा है 30 दिन के लिए आप तेल ले सकते हैं, देखो हमने रियायत ले ली, हमने मोहलत ले ली। तो ये जो थिंकिंग है देश को झूठ बोलने की, देश को भरमाने की, उसी का ये नतीजा है कि आज बेंगलुरु के रेस्टोरेंट बंद हैं, पुणे में शवदाह गृह बंद है, नहीं है गैस, शवदाह गृह बंद, लाश नहीं जला सकते आप। उसके बाद अभी श्रावस्ती से मैंने एक खबर देखी, महिला बेहोश हो गई है, चित पड़ी हुई है, वो भी दृश्य हमने देखा गैस सिलेंडर भराते हुए। देश भर में गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लाइनें लग रही हैं और कोई भरोसा नहीं है शासन की तरफ से कि कितने दिन में ठीक हो जाएगा, या ये आप लोग पैनिक मत होइए हमारे पास गैस है। तो ये जो झूठ बोला जाता है तो उसके बाद सच का भी एतबार खत्म हो जाता है। अब लगे हाथ हम एक चर्चा जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि सदन में बहुत बड़ी बहस हुई स्पीकर को लेकर के। तो उसमें हमारे अमित शाह जी ने दिसंबर में भी एक शब्द का इस्तेमाल किया था, बहुत प्रिय शब्द है उनका, और आज भी किया, और वो साला शब्द कहा उन्होंने। साला मुझे बोलने में भी संकोच होता है, ऐसा कहा उन्होंने, उस समय भी कहा। अब सदन में जब कोई बोल रहे होते हैं तो स्पीकर को संबोधित करके बोल रहे होते हैं, इसका मतलब है जो आसन पर बैठे हुए व्यक्ति को उन्होंने साला बोला, या तो खुद को साला बोला, या तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को साला बोला। किसको साला बोला? क्या स्पीकर को बोला, खुद को बोला, राहुल गांधी को बोला? और उसमें तुर्रा देखिए, बोल देने के बाद ये नहीं कि मैं सॉरी बोलता हूं, मुंह से निकल गया आई एम सॉरी, नो 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 को नो सॉरी। भाई अगर आपको लगता है कि यह संसदीय है तो हटा दो संसद की कार्यवाही से। स्पीकर भी वो खुद बन जाते हैं, स्पीकर खुद हैं, वो सॉरी नहीं बोलेंगे, हटा दो, वो स्पीकर को आदेश देते। सुपर स्पीकर बोलता है कि माइक तो बंद होगा अगर, तो ये स्पीकर, इसी पर तो अविश्वास प्रस्ताव था कि स्पीकर कौन है और स्पीकर की तरह बिहेव कौन कर रहा है। इस पूरी चर्चा में ये बात साबित हो गई। ये भी उसी झूठे नेतृत्व का नतीजा है कि देश की जनता को बरगलाया जाता है। वहां जो बैठा हुआ है वो स्पीकर नहीं है, स्पीकर तो अमित शाह है, जो गाली भी देता है, सॉरी भी नहीं बोलता है, और उसको कहता है कि हटा दो इससे संसद की कार्यवाही से। स्पीकर तो अमित शाह है जो कहता है कि भाई माइक तो बंद होगा। बस इतना ही राजीव जी। जी। लेकिन वहां आंखों देखी शकील जी थे। शकील जी, कितना असर, जी ये तो जो बता रहे हैं प्रेम कुमार जी, ये तो बताइए ही कितना असर इस युद्ध का, इस जंग का पड़ने जा रहा है भारत के ऊपर, अगर ये जंग और भी लंबा चल गई तो। पहले एक संक्षेप में ये बता दें, अभी हाल वो आ गया है, आपके पास भी आ गया होगा, लोकसभा से एक्सपंज कर दिया है वो शब्द, और पिछली बार 10 दिसंबर को बोला था चुनाव आयोग के संदर्भ में, और आज 11 दिसंबर को 3 महीने में दूसरी बार देश के गृह मंत्री प्रियंका गांधी ने बोला कि ऐसा लग रहा था कि ये जो है अविश्वास प्रस्ताव एलओपी के खिलाफ है, राहुल गांधी के खिलाफ है। तो देश भर में जिस तरह सोशल मीडिया पर हम रोज गालियों की भरमार देखते हैं, शायद लोगों को समझ में आ रहा होगा कि गालियां कहां से निकलती हैं, और उन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी और ये सब फॉलो करते हैं। और सबसे खराब स्थिति यह है कि अभी यूजीसी का जब मामला आया तो उन्हीं सारे लोगों ने, जो भक्त लोग हैं, जो मोदी और अमित शाह जी के समर्थक हैं, इन्हीं लोगों को वही गालियां दी। खैर, तो ये लोकसभा में आज बहुत कुछ हुआ। ये जो है
ईरान का मामला और ईरान के मामले से, इस गल्फ वार से जो एलपीजी पे असर पड़ा है और कल तेल पे पड़ने वाला है, ये सबसे चिंताजनक पहलू है। और आज जो है संसद के दोनों सदनों में बार बार ये सवाल उठाया गया। स्पीकर के खिलाफ जो रिमूवल का संकल्प था, रेजोल्यूशन था, उसमें भी सदस्यों, विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि एलपीजी के ऊपर प्रधानमंत्री का बयान होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए। जयशंकर का जो बयान था विदेश मंत्री का, हम उससे पूरी तरह असंतुष्ट है। उसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया। इस पे चर्चा की मांग की है, कल भी चर्चा की मांग होगी दोनों सदनों में कि ईरान के युद्ध के बारे में प्रधानमंत्री मौन क्यों है। मनमोहन सिंह पे आरोप लगाते थे। मनमोहन सिंह तो कम बोलते थे, सोच समझ के बोलते थे, वो मौन नहीं थे, सही जगह बोलते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही तो कहा था ना, बराक ओबामा ने, कि जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। बड़े लोग जब बोलते हैं, जो कम बोलने वाले बोलते हैं, नापतोल के बोलने वाले बोलते हैं, सोच समझ के बोलने वाले बोलते थे, ऐसे ही बोलते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो हर मौके पे बोलते हैं। आज कांग्रेस ने वो वाला वीडियो रिलीज कर दिया, सारी समस्याओं का हल हो गया। बेकार एलपीजी की लाइनें लग रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, नाले के अंदर पाइप डालो, गैस निकालो, चाय बनाओ। तो कांग्रेस ने आज वो वीडियो रिलीज कर दिया, इसमें प्रधानमंत्री जी बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सिंपल सी टेक्निक है बहुत। देश के अंदर बहुत भयानक स्थिति पैदा होने वाली है। अभी हम जो बता रहे थे ईरान के बारे में, कि जो वहां नौशाद साहब बता रहे थे कि लोगों में घबराहट नहीं फैली। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार ने लोगों को विश्वास दिलाया। वो बता रहे थे कि 1 साल तक के लिए सारी रसद मौजूद है। हमारे यहां तो कोई विश्वास दिलाने वाला नहीं है। सूत्रों के अनुसार झूठी झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि सूत्रों ने मुझे ये बताया, सूत्रों ने आपको ये बताया, सूत्रों ने फलाने को ये बताया। सब जानते हैं कि सूत्र क्या होते हैं। हम अपनी मनमाफिक खबरें लिखने के लिए, अपनी मनमाफिक चीजों को अपनी स्टोरी में डालने के लिए उनका कब कहां यूज करते हैं, सबको मालूम है ये बात। और अब तो ये बात पाठकों को और दर्शकों को ही मालूम पड़ गई है कि किस तरह उनका इस्तेमाल होता है। लेकिन ये तो सरकार की तरफ से आना चाहिए, ऑफिशियली आना चाहिए। और आज की स्थिति में तो खुद प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि देश में एलपीजी की स्थिति क्या है। हरदीप पुरी ने बोला था, गलत निकला, कांग्रेस ने उनसे इस्तीफा मांगा है। हरदीप पुरी ने कहा था कि कोई कमी नहीं है। जिस तरह एलपीजी के लिए लाइनें लग रही हैं, एलपीजी की तो स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। गैस एजेंसियों ने ताला लगा के सब चले गए हैं। पेट्रोल पंप पे लोग भाग रहे हैं, पेट्रोल पंपों की भी यही हालत हो गई है। तो अगर सरकार नहीं बोलेगी तो अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा, जमाखोरी शुरू हो जाएगी, कालाबाजारी तो हो चुकी है। गैस का सिलेंडर जो है दुगने दामों में बिकने लगा है, डबल, जस्ट डबल। और ये क्या बता रहे हैं कि राजीव गांधी के जमाने में ये होता था, मनमोहन सिंह के जमाने में ये होता था। हर चीज का इनके पास एक ही जवाब है कि उस टाइम ऐसा होता था। इसका कोई क्या जवाब देगा? प्रियंका गांधी ने आज बोला इस बात को कि अरे आज की जो समस्याएं हैं उन पे बात कर लो। कभी नेहरू पे बात करते हो, कभी राहुल पे बात करते हो कि राहुल ने ये करा, राहुल ने ये कहा, नेहरू ने ये कहा। आप देखिए कितनी कितनी विडंबना है कि हमारे गृह मंत्री आज बोल क्या रहे थे राहुल गांधी के व्यवहार पर कि एलओपी का व्यवहार कैसा है, और गाली देकर। राहुल के मुंह से कभी किसी ने गाली सुनी हो तो बता दें। और एक बात और बता दें, आपको ये सारा जिक्र छेड़ा है, हम ईरान का इशू बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इस पे जा नहीं रहे थे। जो कुछ आज गृह मंत्री ने बोला, हालत कितनी खराब हो गई है। आप देखिए, दूसरों से कहते हैं कि होमवर्क करके आओ, दूसरों से कहते हैं कि अपने स्पीच राइटर बदल लो। सेम वो का वही बोला जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कल बोल चुके। हद हो गई। पूरा का पूरा वही उदाहरण, वही बातें रिपीट कर दी आज गृह मंत्री ने। इसका मतलब कि उनके पास कुछ नया था ही नहीं राहुल के खिलाफ बोलने के लिए। और ये तो कोई उनसे पूछे कि भाई
ये जो संकल्प था, रेजोल्यूशन था, वो स्पीकर के खिलाफ था, एलओपी के खिलाफ नहीं था। आपको एलओपी एलओपी दिख रहा है, एलपीजी कहीं नहीं दिख रही। अगर प्रधानमंत्री से कोई बोलता, प्रधानमंत्री आज भी नहीं आए, कल भी नहीं आए थे, परसों भी नहीं आए थे। अगर प्रधानमंत्री से कोई बोलता कि जनाब आपको एलओपी बोलना है, आ जाते वो। लेकिन उन्हें बताया गया कि एलपीजी पे बोलना है साहब, तो एलपीजी पे तो नहीं बोल सकते। देश में कितना बड़ा संकट आने वाला है आपको सब मालूम पड़ रहा होगा, हमारे सारे साथियों को मालूम पड़ रहा होगा। लकड़ियां आ गई हैं, चूल्हे बनने लगे हैं मिट्टी के, घरों में नहीं, होटलों में, रेस्टोरेंट में। क्या कर रहे हो आप? आपको आज, अभी हो सकता है रात को आ जाए प्रधानमंत्री, पता नहीं है किस टाइम आते हैं, अचानक आते हैं वो तो राष्ट्र के नाम संदेश देने, पता नहीं क्या बंद कर दें। और राष्ट्र के नाम संदेश उनके जितने भी होते हैं वो देश को हमेशा चिंता में डाल देते हैं, परेशान कर देते हैं। नोटबंदी करी थी जैसे। राष्ट्र के नाम संदेश होता है राष्ट्र के नेता का, लोगों में उत्साह जगाने वाला, हिम्मत भरने वाला, समस्या का हल करने वाला। वो तो कहते हैं पैसा नहीं है, शादी आ गई। राहुल के खिलाफ बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। और आप देखिए कि उस आदमी से इतना ये क्यों डरते हैं। वो राहुल विचलित होता ही नहीं है। वो दिन भर बोले, कल से आज तक 3 दिन हो गए राहुल का बोलते थे। राहुल उसके बाद उठे और आके आज सीईसी की बैठक में बोल गए, केरल में जो टिकट बांटना है उसकी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की कांग्रेस की मीटिंग है वो कर रहे हैं। वो ये बात उनको परेशान करती है कि वो आदमी हमारे हमलों से विचलित नहीं होता है, घबराता नहीं है, डरता नहीं है और अपना काम जो है वो करता रहता है। 3 दिन से पजामे का चक्कर चलाए हुए हैं, हद करे हुए हैं। प्रियंका गांधी से पूछ रहे हैं। आज प्रियंका गांधी से पूछा उन्होंने कि राहुल का व्यवहार पे। प्रियंका कह रही भैया एलपीजी का सवाल है, राहुल का व्यवहार कहां से आ गया? राहुल ने कौन सी किसी को गाली दी है? जी, किरण रिज्जू ने ये बोला, आज अमित शाह यही बोल रहे हैं। समय तो खत्म हो गया है थोड़ा शकील जी, समय खत्म हो गया है। और सुनील जी 8:30 बजे प्रोग्राम खत्म होना होता है, 8:32 हो रहा है। अभी सुनील शुक्ला जी के पास आता हूँ। सुनील जी, आखिरी फाइनल कमेंट आपके पास। और बहुत कुछ वहाँ से, ईरान से, इजराइल से, अमेरिका से होते हुए हिंदुस्तान तक, क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? बहुत कुछ सुन चुके आप। धन्यवाद राजेश जी। एक तो विलंब से आने के लिए क्षमा चाहता हूं मैं। कोई बात नहीं। देखिए, युद्ध का जो असर जो है देश के ऊपर तत्काल अब दिखने लगा। आज मेरी बात हो रही थी यहाँ भदोही जिले के 1-2 कालीन व्यापारियों से। उनके यहाँ माल डंप पड़ा हुआ है। उनका ये कहना है कि समुद्री मार्ग बंद है, हवाई जहाज, हवाई मार्ग बंद है, तो आखिर हमारा माल जाएगा कहाँ, कैसे हम भेजें उसको? कोई ऐसा उत्पादन करता नहीं है जो इस मसले से परेशान न हो। मैंने आज ही बात किया था, फिरोजाबाद में एक हमारे साथी हैं जो शीशे का काम करते हैं, कई चीजें बनती है फिरोजाबाद में। तो उनका भी कहना था कि या जो माल भेजने के जितने भी साधन हैं सब ठप पड़े हुए हैं। जो उनका उत्पाद है वो डंप पड़ा हुआ है। जो चूंकि ऑर्डर मिल नहीं रहा है तो जो काम करने वाले उनके पास श्रमिक हैं उनको बैठाने की नौबत आ गई है। ये सब कुछ दृश्य दिखने लगा है। गैस की जो बात की जा रही है, गैस की आप अभी अब बुक कीजिए तो आप अपना गैस सिलेंडर बुक नहीं कर सकते हैं। सबके सिस्टम बंद पड़े हुए हैं, आप उसको बुक ही नहीं कर सकते। बार बार कहा जा रहा है कि आप अपने केवाईसी ठीक कराइए, केवाईसी कर बीच का रास्ता निकाला गया हो। किसी भी, चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे एचपी गैस वाले हो, चाहे भारत के हो, जितने सारे प्रोवाइडर हैं, सब जो बुकिंग का सिस्टम होता है वो सब का सब ठप्पा हुआ है। जो गैस एजेंसीज हैं उनके यहाँ गैस की सप्लाई बंद हो गई है। ये कहा जा रहा है कि अभी नहीं, और जब तक रिकॉर्ड ठीक नहीं हो जाएगा तब तक नहीं दिया जाएगा। कमर्शियल जो गैस सिलेंडर्स हैं उनकी आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। होटलों में कई जो छोटे होटल हैं उनके वो बंद होने के कगार पे हैं। जो आपने बताया सही कि चाहे काशी विश्वनाथ की रसोई हो, चाहे अयोध्या में
भगवान श्री राम की रसोई हो और चाहे गुरुद्वारों में चलने वाली रसोइयां हो, उन सभी के ऊपर असर पड़ा है। वहां पे खाना बनने की जो प्रक्रिया है उसकी मात्रा है वो बहुत कम कर दी गई है। और जिनके पास इलेक्ट्रिक किचन है उनका तो काम चल जा रहा है, लेकिन जो गैस वाले किचन है उनके साथ बड़ी समस्या हो गई है। जो स्वयंसेवी संस्थाएं भंडारा चलाती हैं उनके लिए ये बंद हो गया। कई राज्यों में जो मुफ्त फ्री भोजन देने के रसोई चलते हैं उन राज्यों पर इसका असर है। पूरे देश में गैस की सप्लाई के ऊपर असर है। डीजल और पेट्रोल की अगर आप बात करेंगे, पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ वहां दिखने लगी है, लोग बेचैन दिखने लगे हैं। जो लोग, आज मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल ले रहा था, जो लोग पहले गिनती में लेते थे कि हमको 200 रुपए का, 400 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 का, 2000 का, या मतलब इस रुपए में हमको पेट्रोल चाहिए, वो आकर कहते हैं कि मेरी गाड़ी में को टंकी फुल कर दीजिए। एक बदला हुआ व्यवहार है। मैं निजी रूप से कई लोगों को जानता हूं, और जब मैं जो मेरा पेट्रोल पंप पे जो व्यक्ति मेरी गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा था उससे मैंने पूछा कि इसमें पेट्रोल या डीजल लेने वाले लोग कौन से, उन्होंने कहा कि जो आ रहा है कहता है गाड़ी भर दे, पेट्रोल भर दीजिए। कोई सीमित मात्रा में, कई लोग उनके आने वाले हैं जो सीमित मात्रा में पेट्रोल या डीजल लेते थे, वो अब बात ही नहीं हो रही है। आप अपनी पूरी गाड़ी में भर दीजिए। और चूंकि भी वो लोग जो नियमित जहां पे सप्लाई होती है ड्रम में भर करके, इसके अलावा किसी को दे नहीं रहे हैं, अन्यथा लोग भी शुरू कर देंगे लेने के लिए। तो देश के आर्थिक व्यवस्था के ऊपर तो इस जंग का बुरी तरह से असर पड़ा है। अब आने वाले दिनों में आपको महंगाई दिखने लगेगी। अब अगर आप बात करेंगे कि दुनिया के पैमाने पर, अगर बात इस तथ्य है कि कम से कम ईरान और ईरान के आसपास के देश, जिसमें इजराइल भी शामिल है, वहां पे ईरानी हमले से आधारभूत संरचना पर कितना विपरीत असर पड़ा है दुनिया देखने लगी है। और ईरान यह करने के लिए बाध्य है। अगर ईरान अपने पड़ोसी देशों पे हमला नहीं करेगा, जो अमेरिका को ईरान पे हमला करने के लिए अपनी जमीन उपलब्ध करा रहे हैं, अपने संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, और अमेरिका को अपने सैनिक बेस बनाने के लिए उन्होंने इजाजत दी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ईरान अगर उन जगहों से अगर हमले होंगे तो उन देशों पर ईरान का भी हमला होगा, जो ईरान कर रहा है। इसके लिए आप ईरान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। वही स्थिति इजराइल तो अपने बारे में बात ही करना नहीं चाहता। वह किस कदर उनके यहाँ सेंसरशिप है कि कोई भी खबर बाहर नहीं निकल सकती। और यह सही है कि इंटरनेशनल मीडिया में बात की जा रही है कि आखिर नेतन्याहू है कहां। कम से कम पिछले 24 घंटों से कोई बयान मैंने भी नहीं पढ़ा नेतन्याहू का, या जो इंटरनेशनल मीडिया है उस पर भी कोई नेतन्याहू को बोलते हुए हमने नहीं देखा। किस मंत्रणा में है, किस चर्चा में है, क्या यो कर लेना, हमले का स्वरूप, युद्ध का स्वरूप किस तरफ ले जाना चाहते हैं, अभी कोई बात सामने नहीं आ रही। जो ट्रंप की बात है, निश्चित रूप से ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं वह एक ऐसे नेता के बयान है जो इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता है। वह अब ये कहने लगे हैं कि युद्ध इजराइल के कारण शुरू हुआ। वह ये कहने लगे हैं कि इसमें अमेरिका सीधे तौर पर नहीं शामिल हुआ, बल्कि इजराइल के दबाव में शामिल हुआ, जिसको अमेरिकी जनता बहुत ही समर्थन में नहीं लेती है। मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हो पाता हूं कि कांग्रेस का कैसे अनुमति नहीं लिया है ट्रंप ने। कांग्रेस के कौन से लोग ट्रंप का विरोध कर रहे हैं? कौन से लोग? अमेरिकी जनता सड़क पर आ गई। अमेरिका में लोग कहां ये कह रहे हैं? अमेरिका की जनता तब सड़क पर आएगी जब अमेरिकी नागरिकों का नुकसान होगा। जो अभी बात कही जा रही है कि ईरान ने एक बार खबरें आ रही हैं कि अभी पुष्ट भी कर सकते हैं आप और अपुष्ट भी खबरें हो सकती है कि ईरान उन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमला करेगा जो अमेरिकी प्रभुत्व के हैं और विभिन्न जगहों पर है जो ईरान के आसपास है, काम कर रहे हैं, जिसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, आईटी सेक्टर के संस्थान हैं और आर्थिक संस्थान है। इनको भी ईरान टारगेट कर सकता है। ईरान का यह मानना है कि इन संस्थानों से अमेरिका को मदद मिल रही है। जब ये चीजें बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से अमेरिका में नाराजगी बढ़ेगी। अमेरिका में ट्रंप सरकार पे दबाव बनेगा कि आप इस युद्ध से बाहर निकलिए। लेकिन
ईरान की जनता अपनी सरकार के साथ खड़ी है, जिसको बार बार अमेरिका ये बात कर रहा था कि ईरान के लोग अपने रिजीम से असंतुष्ट हैं, वह इसे बदलाव लाना चाहते हैं, वह इस सरकार के एकाधिकारवाद से असंतुष्ट हैं, उस सरकार की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं। वह ईरान में कम से कम नहीं दिख रहा। एक भी इंटरनेशनल खबर नहीं आई जिसमें कहा जाए कि ईरान के लोग इस युद्ध को तत्काल बंद करने के लिए अपनी सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। एक तरफ ईरान की जनता मजबूती के साथ खड़ी है, ईरान अपने इस प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है कि वह अपनी स्वतंत्रता और अपनी संप्रभुता की रक्षा किसी कीमत पर करेगा। ईरान की अपनी तैयारियां भी हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में और दुनिया के ऊपर जो आर्थिक दबाव बढ़ रहे हैं, इसके कारण से ये अमेरिका के ऊपर भी दबाव आएगा कि इस युद्ध से बाहर निकलिए और इस जो आर्थिक तनाव की स्थितियां बन रही है दुनिया में, उसको समाप्त किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी, और बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, प्रेम कुमार जी, अमलेंदु जी, और साथ में उधर ईरान से जुड़े थे नौशाद जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। बहुत लंबा वक्त आप लोगों का ले लिया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, और इस चर्चा में थोड़ा वक्त लग जाता है, तो आप लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका अदा करता हूं। परमार बाबूलाल जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ पंकज जी सीधे पटना दानापुर से जुड़े हुए हैं, और नरसिंह कुंदलवाल साहब, मयंक शर्मा जी शुभरात्रि कह रहे हैं, और संध्या कुमारी जी, और फिर बख्तावर जी, आप तमाम साथियों, पंकज जी और महावीर चंद नाहर साहब, ओमकार अली साहब और शहीद नईम साहब भी हमारे साथ हैं। तमाम दोस्तों, अब इस चर्चा को, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।